वापस पलट कर आ रही थी, जिसके साथ एक डरावनी शक्ति भी थी जिससे हवा में कंपन हो रहा था। धड़ाम 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 विक्रम एक झटके में हट गया। तलवार की ऊर्जा उड़कर एक पर्वत से जा टकराई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। धरती कांप उठी और विशाल पहाड़ में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। विपरीत शक्ति विक्रम ने अपनी भेंटी और कहा, एक असाधारण युद्ध कौशल वाकई महाशून्य संप्रदाय के मुखिया की योग्य है, सच में बहुत ही शक्तिशाली। यह कहकर विक्रम के मन में विचार आया और विशाल शिवालय तेजी से घूमने लगा। उसने अपने हाथ को जोर से नीचे किया और नवलोक सर्वशक्ति गुरुवर मुरारी की ओर तेजी से जा गिरा। धड़ाम हमम गुरुवर मुरारी ने एक हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली ऊपर की ओर थी और एक भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को भर दिया, जो एक जोरदार टक्कर के साथ आगे बढ़ रही थी। यह भयानक शक्ति बाहर फैल गई और गुरुवर मुरारी ने आसानी से शिवालय के हमले को रोक दिया, बिना एक इंच भी हिले। इस बूढ़े व्यक्ति की शक्ति बहुत मजबूत है, हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। शिवालय की दमनकारी शक्ति का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा, विक्रम ने मन ही मन सोचा। यही कारण था कि गुरुवर मुरारी इतनी आसानी से विक्रम की तलवार की ऊर्जा को वापस मोड़ पा रहे थे। गुरुवर मुरारी की साधना बहुत मजबूत थी। इतने बड़े अंतर के साथ नवलोक सर्वशक्ति स्वाभाविक रूप से उन्हें दबा नहीं पाए। यहां तक कि नवलोक सर्वशक्ति के दबाव में भी गुरुवर मुरारी की शक्ति एक दिव्य साम्राज्य से ऊपर बनी रही। गुरुवर मुरारी ने एक बार कहा था कि जब तक विक्रम दिव्य सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, वह महाशून्य संप्रदाय के लिए कोई खतरा नहीं होगा। विक्रम सिंह, आपकी साधक स्तर के 9वें चरण की साधना के साथ आपकी शक्ति का इतना भयानक स्तर तक पहुंचना वाकई प्रभावशाली है। दिव्य सम्राट स्तर से नीचे आप खुद पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन आखिर आप दिव्य सम्राट स्तर पर नहीं हैं। गुरुवर मुरारी ने ठंडे स्वर में कहा। उनके शब्दों में थोड़ी घमंड और तिरस्कार था, क्योंकि उनकी बूढ़ी आंखें विक्रम पर टिकी हुई थी। चाहे विक्रम की शक्ति कितनी भी मजबूत हो, वह उन्हें हरा नहीं सकता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से गुरुवर मुरारी विक्रम को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि मेरी शक्ति पर्याप्त नहीं है या मेरी गति कम है? विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, जैसा कि उसने एक बार फिर परमदेव अस्त्र में भयानक शक्ति को प्रवाहित किया, जिससे चकाचौंध करने वाली रक्त की रोशनी एक बार फिर चमक उठी। यह सुनकर गुरुवर मुरारी ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुड़ी। विक्रम के सवाल का सामना करते हुए वह सच में नहीं जानते थे कि क्या जवाब दें। क्या विक्रम की शक्ति बढ़ेगी? गुरुवर मुरारी निश्चित नहीं हो सकते थे। हमम जैसे ही विक्रम ने परमदेव अस्त्र में शक्तिशाली शक्ति डाली, एक बढ़ती विशाल शक्ति बाहर निकल आई, जो दम घोटने वाली और डरावनी उपस्थिति से भरी थी, जिससे सबको घबराहट हुई। हालांकि विक्रम ऐसी भयानक शक्ति को परमदेव अस्त्र में एक युद्ध कौशल को अंजाम देने के लिए प्रवाहित नहीं कर रहा था। इसमें तलवार की कोई भावना नहीं थी, केवल ऊर्जा की भयानक उपस्थिति थी। पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल गुरुवर मुरारी ने अपनी भेड़ी। विक्रम जिस शक्ति को इकट्ठा कर रहा था और जो युद्ध कौशल वह अनलीश करने वाला था, वह बेहद शक्तिशाली थे, जिससे उनके मन में थोड़ी घबराहट हुई। गुरुवर मुरारी को यह अजीब लगा। चारों महान साम्राज्यों में से किसी के पास भी पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल नहीं था, तो विक्रम को इतने सारे कहां से मिले? परमदेव अस्त्र से निकलने वाली शक्ति तेजी से भयानक होती।
ई जा रही थी। ब्लेड पर चमकती रक्त की रोशनी विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी, जिसमें जबरदस्त शक्ति थी। कोई नहीं जानता था कि विक्रम किस युद्ध कौशल को अंजाम देने वाला था, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह बहुत ही भयानक होने वाला था। सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित है और यह एक पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल है। इसे कम नहीं आंका जा सकता। गुरुवर मुरारी ने चुपचाप मन ही मन सोचा। परमदेव अस्त्र को उस बिंदु के रूप में संदर्भित करते हुए सभापति कौन सा युद्ध कौशल इस्तेमाल करने वाले हैं? ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। लुप्तदेव ने जोर से सोचा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यह शक्ति तो तलवार की ऊर्जा से भी अधिक भयानक है। हुवांग ने चिल्लाते हुए कहा। डर के मारे विक्रम को देखते हुए सिर हिलाया। हर कोई उस युद्ध कौशल के बारे में उत्सुक था जिसे विक्रम तैयार कर रहा था। गुरुवर मुरारी की शक्ति इतनी भयानक है, क्या सभापति सच में उन्हें हरा सकते हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति जरूर अपनी असली ताकत छिपा रहा होगा। दुष्यंत ने कुछ चिंता व्यक्त की। पृथ्वी स्तर का मध्य श्रेणी का युद्ध कौशल एक जोरदार गर्जना के साथ विक्रम परमदेव अस्त्र पकड़े हुए अचानक दृष्टि से गायब हो गया। नागदंश जब विक्रम फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही गुरुवर मुरारी के सामने आधा मीटर की दूरी पर था। जैसे ही उसकी गर्जना फिर से गूंजी, उसने ठंडे और निर्दय परमदेव अस्त्र को आगे बढ़ाया, जिसमें एक बेहद भयानक शक्ति थी। गुरुवर मुरारी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि घटनाओं के अचानक मोड़ ने उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक क्षणिक चाल है, लियान सिंह ने आश्चर्य से चिल्लाया। दुश्मन को अप्रत्याशित हमला देने के लिए क्षणिक चाल का उपयोग करना सभापति के योग्य है, चीरहरण ने सदमे में चिल्लाया। दूरी को कम करने के लिए क्षणिक चाल का उपयोग करके एक युद्ध कौशल शुरू करना, दुश्मन को चौंका देना, यह अचानक हमला। अगर यह जुड़ा तो निश्चित रूप से इसका मतलब यह होगा कि गुरुवर मुरारी के बचने का कोई मौका नहीं था। गुरुवर मुरारी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। जैसे ही उसने विक्रम के परमदेव अस्त्र को अपनी ओर आते देखा, गुरुवर मुरारी केवल सहजता से अपनी शक्ति को प्रवाहित कर सकते थे और खुद का बचाव करने के लिए अपनी हथेली को आगे बढ़ा सकते थे। धड़ाम गूंज गूंज उनकी हथेली से ऊर्जा परमदेव अस्त्र की शक्ति से टकराई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ जिसने हवा में कंपन पैदा कर दिया। टक्कर के क्षण में गुरुवर मुरारी का रंग अचानक बदल गया और उनकी आकृति अचानक एक काली लकीर में बदल गई। पीछे की ओर उड़ते हुए विक्रम की चाल ने वास्तव में गुरुवर मुरारी को आश्चर्यचकित कर दिया था, जिससे उन्हें जल्दी से अपनी शक्ति जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो विक्रम का सामना करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। हालांकि यह कहा जाना चाहिए कि विक्रम का नागदंश बेहद शक्तिशाली था। उसकी शक्ति महाविनाश की तलवार तकनीक से कम नहीं थी। बस इतना ही कि गुरुवर मुरारी एक दिव्य सम्राट के दूसरे चरण में होने के कारण उनके पास गहरी साधना थी और नागदंश की विशाल शक्ति के साथ भी यह उन्हें घायल करने में असमर्थ थी। फिर भी इसने सभी को सदमे में छोड़ दिया। उनके मुंह खुले रह गए। गुरुवर मुरारी कितने भयानक थे, यहां तक कि इतना शक्तिशाली पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल भी उन्हें घायल नहीं कर सका। महाशून्य संप्रदाय के मुखिया को विक्रम द्वारा दूर फेंक दिया जाना बिना किसी चोट के, अगर यह खबर फैलती तो यह निश्चित रूप से चारों महान साम्राज्यों में हलचल मचा देती। पर्वत की चोटी पर हीरा और शांतनु डर से कांप रहे थे। गुरुवर मुरारी को दूर फेंकते हुए देखकर उनके दिल लगभग सीने से बाहर आ गए थे। अगर गुरुवर मुरारी हार जाते तो उनकी मौत निश्चित थी और महाशून्य संप्रदाय निश्चित रूप से गिर जाता। वह घायल नहीं हुए। विक्रम ने थोड़ी भय से कुड़ी कुछ निराश होकर कुछ 100 मीटर दूर गुरुवर मुरारी का चेहरा कुछ गंभीर था। हालांकि वह घायल नहीं हुए थे। उनके भीतर खून और ऊर्जा हिंसक रूप से उथल पुथल मचा रही थी। पृथ्वी स्तर के युद्ध कौशल की शक्ति बेहद भयंकर है, पिछली तलवार की रोशनी से कम नहीं। अगर इस नौजवान ने अभी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो मुझे डर है कि मुझे भी चोट लग सकती थी। गुरुवर मुरारी ने भय से कुड़ी और मन ही मन सोचा, अपनी हथेली में हल्का दर्द महसूस करते हुए। गुरुवर मुरारी का अछूता रहना भी चीरहरण और अन्य लोगों को कुछ निराश कर गया, जिसका मतलब था कि विक्रम और गुरुवर मुरारी के बीच अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर था। विक्रम सिंह, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करो, गुरुवर मुरारी ने ठंडे स्वर में कहा, शुरू से ही जानते हुए कि विक्रम अपनी असली शक्ति को रोक रहा था। गुरुवर मुरारी भी वही थे। उन्होंने भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। मुखिया नवलोक सर्वशक्ति की दमनकारी सीमा से बाहर निकले। हीरा ने जल्दबाजी में चिल्लाया।
हेरा की याद दिलाने की जरूरत के बिना गुरुवर मुरारी जानते थे जब तक वह नवलोक सर्वशक्ति की दमनकारी सीमा में प्रवेश नहीं करते तब तक विक्रम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अब भी नवलोक सर्वशक्ति की दमनकारी सीमा के भीतर विक्रम अभी भी गुरुवर मुरारी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। गुरुवर मुरारी शिवालय के घेरे के किनारे पर खड़े थे। 10 मीटर से अधिक पीछे हट गए, घेरे की दमनकारी सीमा को छोड़कर। इस समय गुरुवर मुरारी से निकलने वाली शक्ति एक दिव्य सम्राट के दूसरे चरण के स्तर तक पहुंच गई थी, जो भयानक रूप से शक्तिशाली थी। गूंज गूंज विक्रम ने अपनी रक्तधारा की शक्ति को पूरी तरह से गतिशील किया और महाकाय काया के दूसरे चरण की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। उसका खून विस्फोटक रूप से चमका, हवा को ढंग दिया और उसकी दुर्जया आभा जंगली रूप से उमड़ पड़ी। इस समय एक और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक तलवार की भावना आसमान में चढ़ गई। बादलों को छेदते हुए विक्रम से निकलने वाली आभा अधिक से अधिक दूर हो गई। यह निसंदेह विक्रम का चरम रूप था। महाविनाश की तलवार तकनीक नेहा की भें थोड़ी सिख। उड़ गई। ऐसी तलवार की भावना सचमुच वीर को डरा देने वाली है। सभाप्ति की शक्ति बहुत भयानक है। शायद यह गुरुवर मुरारी को घायल कर सकती है। लुप्तदेव ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। फनीम ने कहा, हर किसी के चेहरे अत्यधिक सदमे में बदल गए क्योंकि वे सभी अपनी सांसें रोक रहे थे। इस शापित लड़के के पास अभी भी इतनी भयानक तलवार तकनीक थी। हेरा ने एक गहरे गुस्से वाले भाव के साथ कहा, ऊपर विक्रम की धरती हिलाने वाली तलवार की भावना को महसूस करते हुए गुरुवर मुरारी का चेहरा गंभीर हो गया। उनके दिल में सदमा था। क्या यह एक उच्च श्रेणी का प्रबल स्तर का युद्ध कौशल है? गुरुवर मुरारी ने अपनी भय से कोई यह अनुमान लगाते हुए कि यह भयानक गति मध्य श्रेणी के प्रबल स्तर के युद्ध कौशल से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। विक्रम की विशाल तलवार तकनीक की आभा ने गुरुवर मुरारी को गहराई से सतर्क कर दिया। महाविनाश की तलवार तकनीक आत्माओं का रुदन। विक्रम ने परम देव अस्त्र को घुमाया, जोर से चिल्लाते हुए, जैसा कि उसने एक निर्दय क्षतिज स्वीप को अंजाम दिया। स्वश गूंज गूंज एक विशाल रक्त लाल तलवार की रोशनी एक दर्जन हाथ से अधिक लंबी तलवार की नोक से फूट पड़ी, जो चकाचौंध करने वाली थी और जिसमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। गुरुवर मुरारी की ओर उमड़ पड़ी, जिसमें अंतरिक्ष खुद ही लहरों की तरह घूम रहा था। गड़गड़ाहट, भयानक रक्त लाल तलवार की रोशनी और उसके साथ आने वाली अतुलनीय शक्ति को घूरते हुए हर कोई भयभीत था। उनके चेहरे कागज की तरह पीले थे। हेरा और शांतनु हक्के बक्के के रह गए। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। इसकी आभा का साधारण डर लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल बना रहा था, जिससे उनके चेहरे दर्द से विकृत हो रहे थे। यही इस तलवार की रोशनी का आतंक था, यह सोचने के लिए कि इसमें ऐसी शक्ति है। गुरुवर मुरारी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उनकी सतर्कता तेज हो गई क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में अपनी पूरी शक्ति को गतिशील किया। विक्रम की भयानक तलवार की रोशनी का सामना करते हुए गुरुवर मुरारी ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। गुरुवर मुरारी के शरीर से अत्यधिक आतंक बाहर निकला, जिसमें एक नीली रोशनी फट गई और एक जबरदस्त आभा तेजी से घूम रही थी।
उच्च श्रेणी का प्रबल स्तर का युद्ध कौशल देवलोका का आकाश प्रहार गुरुवर मुरारी ने जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर मिलाया, जहां भयानक शक्ति एक विशाल 1 दर्जन हाथ से अधिक लंबी नीली ऊर्जा की मोहर में संघनित हो गई, जो विनाशकारी ऊर्जा से भरी थी। विक्रम ने अपना सब कुछ लगा दिया। क्या वह गुरुवर मुरारी को गंभीर रूप से घायल कर पाएगा? यह इस एक तलवार पर निर्भर था। विक्रम सिंह ने एक ही बार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी शक्ति ने आसमान और धरती को हिला दिया। दिव्य सम्राट स्तर से नीचे उसका कोई मुकाबला नहीं था। विक्रम की शक्ति हर किसी के लिए अकल्पनीय थी। गुरुवर मुरारी एक दिव्य सम्राट के दूसरे चरण में होने के नाते अब उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, जो यह दर्शाता था कि वह विक्रम से कितने सतर्क थे। 2 भयानक शक्तियां हवा को चीरते हुए दर्शकों की अविश्वसनीय रूप से डरावनी नजरों के तहत हिंसक रूप से टकराई। धड़ाम आकाश ऊंची लाल तलवार की रोशनी और भयानक ऊर्जा की मोहर टकराई और उस क्षण में समय थमसा गया। दृश्य जम गया। हवा शांत हो गई, लेकिन एक पल बाद ऊर्जा का एक अतुलनीय विस्फोट एक भारी बम के विस्फोट की तरह ने बेहद भयानक ऊर्जा लहरों को जन्म दिया, जो पागलपन से कंपन कर रही थी और घूम रही थी। एक ऊर्जा गेंद बना रही थी जो दर्जनों फीट व्यास की थी, मानो यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती हो। नोआ गूंज भयानक ऊर्जा फैल गई, विक्रम को हिला दिया जब तक कि उसने खून नहीं थूका। यहां तक कि गरुड़ कवच भी इसे सहन नहीं कर सका। विक्रम एक काली रेखा में बदल गया और बाहर निकल गया, और उसके चारों ओर दर्जनों फीट के भीतर हवा हिंसक रूप से कंपन कर रही थी और घूम रही थी। हवा को उस तरह से घुमाने की क्षमता ही इस शक्ति के आतंक और अतुलनीय प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि गुरुवर मुरारी, जो दिव्य सम्राट के दूसरे स्तर पर थे, वे भी झटके से दूर फेंक दिए गए। हालांकि गुरुवर मुरारी की गहरी और शक्तिशाली साधना के साथ वह बल से अभी भी अछूते थे। भयानक ऊर्जा की लहरें ऊपर से फैल गई और जब तक वे जमीन पर पहुंची तब तक शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। फिर भी जंगली हवाएं अभी भी भयानक थी और दबाव अभी भी लोगों के लिए सीधे खड़े होना मुश्किल बना रहा था। कमजोर साधना वाले लोग सीधे जमीन पर दब गए, हिलने में असमर्थ थे। निराशा और आतंक ने उन्हें घेर लिया। उन्हें लगा कि दुनिया का अंत आ गया है। अजय नगर और आसपास के शहरों के साधक हवा में भयानक ऊर्जा लहरों से भयभीत थे। विक्रम, जिसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी और गंभीर चोटें खाई थी, वह पीला था, लेकिन फिर भी गुरुवर मुरारी को घायल करने में असमर्थ था, जिससे निराशा की एक और लहर आ गई। यह केवल कहा जा सकता था कि विक्रम को महाविनाश की तलवार तकनीक की समझ अपर्याप्त थी। वह उसकी असली शक्ति को उजागर नहीं कर सका, अन्यथा गुरुवर मुरारी निश्चित रूप से घायल हो गए होते। भाई विक्रम नेहा के हाथ चिंता से पसीने से भीग गए, क्योंकि वह एक उड़ान युद्ध कौशल का उपयोग करके जल्दी से ऊपर उड़ गई। फैलती हुई भयानक ऊर्जा लहरों की परवाह किए बिना वह बूढ़ा कमीना गुरुवर मुरारी बहुत शक्तिशाली है, सभापति उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अराजक देव ने चिंतित होकर बात की। चमन भी चिंता से भर गया था, बेचैनी से बैठा था। चमन गंभीर चोटों के साथ गुरुवर मुरारी से कैसे लड़ सकता है? विक्रम ने पहले ही अपना सब कुछ दे दिया था, यहां तक कि उसकी सबसे भयानक तलवार तकनीक भी तैनात कर दी गई थी, लेकिन वह अभी भी गुरुवर मुरारी को घायल नहीं कर सका। भाई विक्रम, आपकी चोटें गंभीर हैं, आप लड़ना जारी नहीं रख सकते, नेहा ने जल्दी से कहा। दिव्य सम्राट का दूसरा स्तर सच में मजबूत है। जब मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तब भी मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सका, विक्रम ने कठिनाई से कहा। भारी सांस लेते हुए उसके दिल में अनिच्छा भरी हुई थी। आखिरकार विक्रम केवल साधक स्तर के 9वें चरण में था। उसके लिए गुरुवर मुरारी को हराने में सक्षम न होना सामान्य था। भाई विक्रम, एक बार जब आप दिव्य सम्राट स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उससे निपटना हाथ मोड़ने जितना आसान होगा। ज्यादा जल्दबाजी मत करो, नेहा ने उसे सांत्वना दी और फिर एक हीलिंग पिल निकाली और विक्रम को निगलने के लिए दिया। यद्यपि गुरुवर मुरारी घायल नहीं थे, लेकिन उनके भीतर उमड़ती ऊर्जा और खून बेहद भयंकर थे और वह लगभग खून नहीं थूक पाए। गुरुवर मुरारी मन ही मन चौंक गए। तलवार तकनीक की शक्ति इतनी भयानक है, इसने मुझे लगभग घायल कर दिया। मुखिया, अब विक्रम सिंह को मार डालो, हीरा ने दहाड़ा। विक्रम के गंभीर रूप से घायल होने पर अगर अब नहीं तो कब? इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को खोना, उन्हें दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक बार जब वह दिव्य सम्राट स्तर तक पहुंच जाता है तो मैं निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। यह लड़का निश्चित रूप से महाशून्य संप्रदाय को भी नहीं बख्शेगा।
गुरुवर मुरारी ने दुर्भावनापूर्ण रूप से सोचा। उसकी बूढ़ी आंखें एक भयानक हत्या के इरादे से चमक रही थी। यह सोचते हुए गुरुवर मुरारी से निकलने वाला हत्या का इरादा और भी भयानक हो गया। ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे फैल गई और हवा शांत हो गई। विक्रम पर एक भयानक नजर गड़ाए। गुरुवर मुरारी ने संकोच नहीं किया और एक चौंकाने वाली गति से आगे बढ़े। नेहा अचानक मुड़ गई। गुरुवर मुरारी पर एक ठंडी आवाज में घूरते हुए, अगर आप भाई विक्रम को मारना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे मारना होगा। तुम बच्चे, तुम भी महाशून्य संप्रदाय के लिए एक खतरा हो। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो क्या यह एक आपदा को बिना इलाज के छोड़ना नहीं होगा? गुरुवर मुरारी ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी आकृति तुरंत उस पर थी। गुरुवर मुरारी ने अपनी शक्ति को प्रेरित किया और एक दुर्भावनापूर्ण हथेली के साथ उन्होंने नेहा की ओर प्रहार किया। नेहा ने कोई डर नहीं दिखाया, इसके बजाय और भी भयंकर हो गई। जैसे ही खतरा पास आया, उसके शरीर की सतह पर एक हरी ऊर्जा की बाधा जल्दी से बन गई। गुरुवर मुरारी जिसने इसे देखा, अचानक उनके भाव में नाटकीय बदलाव आया। वह स्पष्ट रूप से बेहद भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। हालांकि गुरुवर मुरारी का हमला पहले ही शुरू हो चुका था। अब उनके लिए जबरदस्ती रुकना असंभव था। धड़ाम नोहा एक भयंकर दुर्भावनापूर्ण हथेली बाहर निकली। एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ, क्योंकि भयानक शक्ति एक ही पल में उमड़ पड़ी। गुरुवर मुरारी को उस बिंदु तक हिला दिया जहां उसने खून थूका और उसकी आकृति दूर फेंक दी गई। गुरुवर मुरारी की भयानक शक्ति के साथ वह नेहा की नीली सुरक्षात्मक बाधा को हिलाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। हमला करने वाला बल जितना मजबूत होगा, उतना ही भयानक रिकेल होगा। मुखिया हीरा और शांतनु डर से पीले पड़ गए। नेहा की दुर्ज बाधा से भयभीत हो गए। बाधा गुरुवर मुरारी ने डर और सदमे के साथ उसके सामने नेहा की नीली बाधा को देखा। गुरुवर मुरारी की चोटें कुछ गंभीर थी। उनके चेहरे पर आतंक और स्तब्धता दोनों का भाव था। यह लड़की कौन है और यह किस तरह की बाधा है? इसमें ऐसी भयानक शक्ति है। गुरुवर मुरारी का दिल तेजी से डरने लगा। उन्होंने पहले कभी ऐसी दुर्ज बाधा का सामना नहीं किया था। चारों महान साम्राज्यों में ऋषि मेघानंद को छोड़कर कोई भी गुरुवर मुरारी की साधना का मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसी भयानक शक्ति नेहा की नीली बाधा के सामने शक्तिहीन थी। उस भयानक बल का सामना करने में असमर्थ थी। गुरुवर मुरारी बस यह नहीं समझ पा रहे थे कि नेहा की बाधा कितनी भयानक थी। बाधा की शक्ति के सामने उनकी ताकत समुद्र में एक पत्थर गिराने जैसी लग रही थी, पूरी तरह से बेकार। यह देखकर कि गुरुवर मुरारी घायल हो गए थे, चमन और अन्य सभी ने राहत की सांस ली। कम से कम गुरुवर मुरारी भी नेहा की बाधा को भेद नहीं सकते थे। दुर्भाग्य से विक्रम पहले ही गंभीर चोटों का शिकार हो चुका था, अन्यथा वे गुरुवर मुरारी को मारने का अवसर ले सकते थे। इस बाधा की शक्ति को एक महायोगी या ऋषि स्तर के मजबूत व्यक्ति द्वारा तैनात किया गया होगा। यह लड़की कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरुवर मुरारी ने डर के साथ अनुमान लगाया। बाधा के आतंक ने गुरुवर मुरारी को बेहद सतर्क कर दिया, जिससे उन्हें कोई और कदम उठाने से रोक दिया गया। नेहा को लंबे समय तक घूरते हुए गुरुवर मुरारी ने निर्णायक रूप से अपना शरीर नीचे किया और हीरा और शांतनु के साथ, जो बुरी तरह से घायल हो गए थे, उन्होंने जल्दी से पीछे हट गए। नेहा, धन्यवाद, विक्रम ने कृतज्ञता से कहा। अगर अभी नेहा नहीं होती तो वह पहले ही गुरुवर मुरारी द्वारा मारा जा चुका होता। यह अफसोस की बात है कि मैं बड़े भाई विक्रम की मदद नहीं कर सकी, नेहा ने कहा। गंभीर रूप से घायल विक्रम को देखते हुए उसका दिल अस्वस्थ महसूस कर रहा था। गुरुवर मुरारी बहुत शक्तिशाली है, अगर हम मिलकर भी लड़ते तो हमारा कोई मौका नहीं होता, इसलिए खुद को दोष मत दो, विक्रम ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। विक्रम ने अपनी महाविनाश की तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। अगर गुरुवर मुरारी नवलोक सर्वशक्ति के दमनकारी घेरे के भीतर होता तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया होता। नेहा गंभीर रूप से घायल विक्रम के साथ नीचे उतरी और चमन और अन्य सभी ने राहत की सांस ली। जल्दी से विक्रम को वापस ले जाओ और ठीक करो, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जलचंद साम्राज्य के राज्य सलाहकार को मार दिया गया है और यह मामला शायद दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का कारण बनेगा, फनीन ने गंभीर रूप से कहा। दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध, यह सुनकर अन्य लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। तभी उन्हें याद आया कि देवदत्त को विक्रम द्वारा मार दिया गया था। चमन ने चिंतित होकर कहा, अब यह मुसीबत है, क्या सम्राट हमें दोष देंगे? चाची, चमन निश्चिंत रहें, यह सभापति की गलती नहीं है, यह उनकी अपनी करनी थी।
दुष्यंत ने कहा, पुआंगलुप्त देव तुरंत साम्राज्य वापस जाओ और महान जनरल और सम्राट को रिपोर्ट करो। उन्हें इस मामले की जानकारी दो। चीरहरण ने कहा, एक गंभीर भाव के साथ अपनी भस सिकुड़ते हुए हाहुआंग और लुप्त देव जल्दबाजी में साम्राज्य वापस चले गए। जरा भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। दो राष्ट्रों के बीच युद्ध की संभावना एक बहुत ही गंभीर मामला था जिसे वे हल्के में नहीं ले सकते थे। लियान सिंह, तुरंत मेघपुर जाओ। बड़े बुजुर्ग और अन्य लोगों को तैयार होने के लिए कहो। फनींद ने अपनी नजर लियान सिंह की ओर मुड़ी और निर्देश दिया। हाँ, मैं तुरंत जाऊंगा। लियान सिंह ने सिर हिलाया और बिना किसी देरी के मेघपुर के लिए रवाना हो गए। ... गुरुवर मुरारी सहित तीनों के भाव सचमुच उदास थे, मानो उन्होंने एक बम निगल लिया हो। मुखिया, इस अवसर को खोने के बाद हमारे लिए विक्रम सिंह को मारना और भी मुश्किल होगा। हीरा बेहद अनिच्छुक था, यह जानते हुए कि वे विक्रम को मारने के करीब थे, लेकिन नेहा की भयानक बाधा ने उन्हें रोक दिया। उस लड़की का पृष्ठभूमि सरल नहीं है। उस बाधा की शक्ति शायद एक ऋषि विशेषज्ञ द्वारा स्थापित की गई होगी। गुरुवर मुरारी ने गंभीर रूप से कहा, उस भयानक बाधा के बारे में सोचते हुए कांप गए। अगर वह शापित लड़की नहीं होती तो विक्रम सिंह अब तक मुखिया के हाथों मर चुका होता। शांतनु ने गहरे स्वर में कहा, उसका गुस्सा उबल रहा था, लगभग विस्फोट के बिंदु तक। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। विक्रम सिंह ने जलचंद साम्राज्य के राज्य सलाहकार को मार डाला है। क्या ऋषि मेघानंद इसे जाने देंगे? वह बूढ़ा आदमी एक मौका खोजने की तलाश में था और यह उसका सबसे अच्छा अवसर है। सौभाग्य से मेरी चोटें बहुत गंभीर नहीं है। गुरुवर मुरारी ने व्यंग किया, मुखिया, आपने विक्रम सिंह को देवदत्त को मारने से रोकने के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्या यह इसलिए है कि आप जलचंद साम्राज्य को अग्नि साम्राज्य के साथ युद्ध करने की कामना करते हैं? हीरा ने अचानक पूछा, एक ही पहाड़ पर दो बाघ नहीं रहते। अगर ऋषि मेघानंद सच में नवलोक सर्वशक्ति प्राप्त कर लेता है तो क्या आपको लगता है कि वह महाशून्य संप्रदाय को रहने देगा? दोनों देशों के बीच युद्ध निश्चित रूप से दोनों को काफी कमजोर कर देगा और यही हमारा असली अवसर होगा। मैं जल्द ही दिव्य सम्राट के दूसरे चरण के शिखर में प्रवेश करने वाला हूं। भले ही विक्रम सिंह दिव्य सम्राट स्तर तक पहुंच जाए, वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं होगा। गुरुवर मुरारी ने विश्वास के साथ कहा, जलचंद साम्राज्य चारों देशों में सबसे अग्रणी होने के नाते तीन महान साम्राज्यों के साथ भी अग्नि साम्राज्य पर एक साथ दबाव डालेगा, जिससे विक्रम सिंह को नवलोक सर्वशक्ति सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर युद्ध छिड़ जाता है तो देवलोक साम्राज्य और वरुण साम्राज्य जलचंद साम्राज्य के साथ हाथ मिला सकते हैं। तब तक अग्नि साम्राज्य निश्चित रूप से गिर जाएगा। शांतनु ने ठंडी हंसी के साथ कहा, गुरुवर मुरारी ने व्यंग्य किया, ऋषि मेघानंद और हमारा महाशून्य संप्रदाय कभी अच्छे शर्तों पर नहीं रहे हैं। हमारे साथ हाथ मिलाने की उसकी उत्सुकता केवल विक्रम सिंह से निपटने के लिए है। क्या ऐसा नहीं है? उस शापित लड़की का विक्रम सिंह को बचाना वास्तव में हमारे लिए अच्छा है, जो हमें एक और भी बेहतर अवसर प्रदान करता है। हालांकि वे विक्रम सिंह को नहीं मार पाने से निराश थे, लेकिन उन्होंने एक बेहतर अवसर को हाथ में देखा। बड़े बुजुर्ग ऋषि मेघानंद को खबर भेजो, उसे विक्रम सिंह की ताकत के बारे में बताओ। वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से विक्रम सिंह को दिव्य सम्राट स्तर तक पहुंचने का मौका नहीं देगा। मेरा मानना है कि महान युद्ध जल्द ही शुरू होगा। गुरुवर मुरारी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ज्वाला साम्राज्य का राजा प्रसाद हाइवान और देवदत्त ने पहले ही राजा वीरसेन और दरबारियों को विक्रम सिंह द्वारा प्रियव्रत के मारे जाने की सूचना दे दी थी। राजसभा में एक गहरा भारी सन्नाटा पसरा हुआ था और राजा वीरसेन तथा उनके सहयोगियों के चेहरों पर एक गंभीर चिंता छाई हुई थी। यह साफ था कि मामला बेहद गंभीर था। यह तो हद हो गई, इतनी उदंगता और उंखलता। राजा वीरसेन दहाड़े, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हमारे महानायक की हत्या का दुस्साहस। जयदेव और प्रवीर भी क्रोध में गरज उठे। महाराज, इस मामले में महानायक का कोई दोष नहीं है। यह तो वैश्विक संघ और चंद्रपुर साम्राज्य का एक संयुक्त षड्यंत्र था ताकि महानायक को खत्म किया जा सके। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। देवदत्त ने तुरंत तर्क दिया। उसे डर था कि कहीं राजा वीरसेन विक्रम सिंह को दंडित ना कर दे। हाइवान भी जल्दी से बोला, महाराज, मुराद भी इसमें शामिल था। अगर नेत्रा ने अपनी शक्ति से मुराद को ना रोका होता तो महानायक मारे जा सकते थे। खून वह वे भी सोच रहे थे कि महाराज को यह आत्मविश्वास कहां से आया। हालांकि उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें लगा था कि राजा वीरसेन विक्रम सिंह को दोषी ठहराने वाले हैं, जिससे वे बहुत चिंतित थे।
दो देशों के बीच युद्ध छेड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसे संघर्ष से अनगिनत लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता, जिससे साम्राज्य के भीतर अनगिनत परिवार तबाह हो जाते। युद्ध क्रूर है। कोई भी नहीं चाहता कि उनके परिवार टूटे और जीवन खत्म हो जाए। दूत तुरंत चंद्रपुर साम्राज्य के लिए रवाना होगा। दूत ने सम्मानपूर्वक घोषणा की और तुरंत राज्यसभा से चला गया। राजा वीरसेन ने फिर से आदेश दिया, महासेनापति मेरी आज्ञा सुनो, आपका सेवक हाजिर है। ऋषिराज ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, साम्राज्य के सभी सेनापतियों को आदेश भेजो, तुरंत हर इकाई से सभी सैनिकों को इकट्ठा करो, आदेशों के लिए तैयार रहो। राजा वीरसेन ने एक कठोर आदेश दिया जिसमें एक सम्राट की पूरी महिमा झलक रही थी। जी महाराज, ऋषिराज ने सम्मान के साथ जवाब दिया। हयुवान देवदत्त राजा वीरसेन ने उनकी ओर देखा। हम हाजिर, दोनों ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया। उनके दिलों में पहले ही उत्साह की लहर दौड़ रही थी। राजा वीरसेन ने अपना आदेश जारी रखा। दिव्य छाया सेना और वज्र सेना साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक हैं, साम्राज्य के संरक्षक हैं। यदि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो तुम एक निर्णायक भूमिका निभाओगे। अपनी सच्ची ताकत दिखाओ। चंद्रपुर साम्राज्य को एक अच्छा सबक दो। जी महाराज, उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा। दोनों उत्साहित और जोश में थे। दिव्य छाया सेना और वज्र सेना ने विक्रम सिंह के अधीन इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था। अब समय आ गया था कि वे अपनी असली ताकत दिखाएं। तुरंत महानायक के पास वापस जाओ। किसी भी क्षण उनके साथ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहो। राजा वीरसेन ने आदेश दिया। जी महाराज। हयवान और देवदत्त तुरंत अतुल्य नगर की ओर चल पड़े। वज्रसेन, तुम मेरे ज्वाला साम्राज्य को कमजोर समझने की गलती मत करना। आज का ज्वाला साम्राज्य वह नहीं है जो पहले था। राजा वीरसेन ने अपनी आंखें संकरी की और एक गहरी क्रोध भरी आवाज में कहा, चंद्रपुर साम्राज्य का राजा प्रसाद साम्राज्य के उच्च स्तर के अधिकारियों को पहले ही पता चल चुका था कि राजपुरोहित प्रियव्रत को विक्रम सिंह ने मार डाला था और पूरा साम्राज्य क्रोध से भर उठा था। साम्राज्य के सैनिक और उच्च अधिकारी बदला लेने के लिए सैनिकों को लामबंद करने और ज्वाला साम्राज्य को नष्ट करने के लिए चिल्ला रहे थे। यह तो अपमानजनक है, सरासर अपमानजनक, हमारे राजपुरोहित को मारने का साहस। बहुत खूब विक्रम सिंह, तुम सच में मेरे चंद्रपुर साम्राज्य को कुछ समझते ही नहीं। राज्यसभा में वज्रसेन पूरी तरह से क्रोध में था। उसकी हत्या का इरादा चरम पर था। महाराज, सैनिकों को लामबंद करो। महासेनापति क्रोध में दहाड़ा। एक भयानक हत्या का इरादा उससे निकल रहा था। सैनिकों को लामबंद करो। राजपुरोहित का बदला लेने के लिए ज्वाला साम्राज्य को नष्ट करो। सभी उच्च अधिकारी क्रोध में चिल्लाए, ज्वाला साम्राज्य को नष्ट करो, ज्वाला साम्राज्य को नष्ट करो। राजप्रासाद के बाहर साम्राज्य के सैनिक दहाड़ रहे थे। उनकी आवाजें आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। एक भयानक लोहे जैसा हत्या का इरादा साम्राज्य के आसमान में व्याप्त हो गया था। राज्यसभा में वज्रसेन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। उसकी नसें फड़क रही थी, जो बहुत डरावना लग रहा था। वज्र की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या सचमुच ऐसा होना पड़ेगा? भले ही विक्रम सिंह शक्तिशाली हो, उसका साम्राज्य को धमकाने का कोई इरादा नहीं था। पिता ने उसकी हत्या का आदेश क्यों दिया? सिर्फ 9 परत के ब्रह्मांड शिखर के कारण भले ही वज्र अस्मत् था, वह केवल एक राजकुमार था जिसकी बोलने का कोई अधिकार नहीं था और हस्तक्षेप करने की बिल्कुल क्षमता नहीं थी। हम महाराज से सैनिकों को कच करने का आदेश देने की विनती करते हैं। उच्च अधिकारी एक के बाद एक घुटने टेकने लगे। सूचना, एक सैनिक राज्यसभा में भागा और सम्मानपूर्वक बोला, महाराज, ज्वाला साम्राज्य का एक दूत मिलना चाहता है। ज्वाला साम्राज्य का दूत वज्रसेन का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, उसे अंदर आने दो। महासेनापति ने गुस्से में चिल्लाया, उसे लगता है कि वह यहां माफी मांगने आया है। वह मौत को दावत दे रहा है। ज्वाला साम्राज्य का दूत रणवीर राज्यसभा में दाखिल हुआ और साम्राज्य के कई क्रोधित अधिकारियों का सामना करने के बावजूद उसने कोई डर नहीं दिखाया। एक दूत को मारना एक नियम के खिलाफ था। मैं महाराज से मिलने आया हूं, रणवीर ने एक अभिवादन के साथ कहा। वह काफी विनम्र था। खून, तुम सही समय पर आए हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, विक्रम सिंह द्वारा हमारे राजपुरोहित को मारने के बाद वीरसेन मुझे कैसे स्पष्टीकरण देने की योजना बना रहा है? वज्रसेन पूरी तरह से क्रोधित होकर दहाड़ा। यह सुनकर रणवीर निडर रहा और उसने ना गर्म ना ठंडे तरीके से कहा, चंद्रपुर साम्राज्य ने अपने राजपुरोहित को वैश्विक संघ के संरक्षक और महाउस्ताद के साथ हमारे महानायक की संयुक्त रूप से हत्या करने के लिए भेजा था। हमारे महाराज बहुत क्रोधित हैं।
मुझे दूत को यहाँ आने का आदेश दिया गया था और अब मुझे पूछना है महाराज वज्र का क्या इरादा है। मैं महाराज वज्र से एक उचित स्पष्टीकरण की उम्मीद करता हूँ। बेहदा मैंने कब राजपुरोहित को विक्रम सिंह की हत्या करने के लिए भेजा और हमने वैश्विक संघ के साथ कब हाथ मिलाया। वज्रसेन और भी जोर से दहाड़ा। उसका चेहरा और भी उबरा हो गया। रणवीर ने सिर हिलाया और मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल चंद्रपुर साम्राज्य के सम्राट के रूप में आप राजपुरोहित को ज्वाला साम्राज्य में अतुल्य नगर में महानायक की हत्या करने के लिए कैसे भेज सकते हैं। क्योंकि महाराज ने इसका आदेश नहीं दिया तो यह होना चाहिए कि प्रियव्रत में शक्ति की कमी थी। उसने गुप्त रूप से वैश्विक संघ के साथ मिलकर ज्वाला साम्राज्य में अतुल्य नगर में महानायक की हत्या करने गया। केवल उसके द्वारा मार दिया गया। तुम वज्रसेन क्रोधित था लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। रणवीर ने फिर कहा, महाराज वज्र, अगर आप हमारे महानायक के बारे में इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया हमारे महाराज को एक उचित स्पष्टीकरण दें। तुम कहते रहते हो कि राजपुरोहित ने वैश्विक संघ के संरक्षक और महाउस्ताद के साथ मिलकर विक्रम सिंह की हत्या की। तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझे तो लगता है कि राजपुरोहित अकेले ही अतुल्य नगर में दाखिल हुए थे और विक्रम सिंह ने उन्हें खोजकर मार डाला। एक उच्च रैंकिंग अधिकारी ने ठंडे लहजे में बीच में टोकते हुए कहा। रणवीर ने उच्च अधिकारी पर एक नजर डाली और एक व्यंग के साथ जवाब दिया, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि प्रियव्रत को महानायक ने मारा था? यह कहना कि प्रियव्रत अतुल्य नगर गया था बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। तुम एक उच्च अधिकारी के पद पर कैसे पहुंचे, और इसके अलावा प्रियव्रत अतुल्य नगर में क्या कर रहा था? उसके साथ एक और साधक स्तर का 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी था, हालांकि उसकी पहचान अज्ञात है। अधिकारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह चुप हो गया, जवाब देने में असमर्थ था। वज्रसेन की ओर देखते हुए रणवीर ने जारी रखा, महाराज वज्र, हमारे महाराज ने यह भी कहा कि अगर एक उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो वह सैनिकों का नेतृत्व कर चंद्रपुर साम्राज्य पर आक्रमण करेंगे। हमारे साम्राज्य में महानायक का स्थान एक राजकुमार या राजपुरोहित की तुलना में कहीं अधिक है और महाराज इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। हमारे साम्राज्य पर सैनिकों का नेतृत्व कर आक्रमण करेंगे। महासेनापति ने उपहास किया, चलो हम देखते हैं। ज्वाला साम्राज्य है क्या? वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऋषिराज पर भरोसा कर सकते हो? तुम वापस जाओ और वीरसेन को बताओ कि हमारा चंद्रपुर साम्राज्य किसी भी समय उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक अन्य सेनापति ने गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि ऐसा है। मैं तुम्हारे शब्दों को तुम्हारे इच्छा अनुसार हमारे महाराज तक पहुंचाऊंगा। विदा, रणवीर ने व्यंग्य के साथ कहा और फिर जाने के लिए मुड़ा। वज्रसेन ने रणवीर को जाते हुए एक काले चेहरे के साथ देखा। वह जानता था कि वीरसेन युद्ध छेड़ने का साहस इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास दिव्य छाया सेना और वज्रसेना थी। वज्रसेन ने ज्वाला साम्राज्य की 2 विशिष्ट इकाइयों की दुर्ग शक्ति को देखा था। महाराज वीरसेन बहुत अहंकारी है, जल्दी आदेश दें। महासेनापति आर कर जाता है तो मुझे डर है कि वह चारों महान साम्राज्यों में से किसी के भी लिए अछूत हो जाएगा। इसलिए हमें उसे आचार्य स्तर तक पहुंचने से पहले खत्म कर देना चाहिए। जबकि आचार्य प्रस्ताव देते हैं कि महाराज एक सेना जुटाएं जिसमें वैश्विक संघ गुप्त रूप से साम्राज्य की मदद करेगा। ज्वाला साम्राज्य और विक्रम सिंह को खत्म करने के लिए लोकेश ने कहा, महाराज आचार्य सही कहते हैं। हम विक्रम सिंह को और समय नहीं दे सकते। हम और देरी नहीं कर सकते। एक बार जब विक्रम सिंह आचार्य स्तर को पार कर जाता है तो मुझे डर है कि महाराज या आचार्य भी उसे संभाल नहीं पाएंगे। 9 परत का ब्रह्मांड शिखर एक अर्ध दिव्य वस्तु है। तब तक हमारा साम्राज्य, महाराज तुरंत सैनिकों को कच करने का आदेश दे। ज्ञानपुर साम्राज्य और मेघपुर साम्राज्य को दूत भेजें। अगर हमारे तीनों साम्राज्य हाथ मिलाते हैं तो हम निश्चित रूप से ज्वाला साम्राज्य को खत्म कर देंगे और विक्रम सिंह को मार देंगे। राज्यसभा में अधिकारी घबरा गए। वे विक्रम सिंह की भयानक ताकत के विचार से भयभीत हो गए। वज्रसेन एक काले चेहरे के साथ उठा और आदेश दिया, आदेश नीचे भेजो, ज्वाला साम्राज्य पर हमला करने के लिए सैनिकों को जुटाओ, राजपुरोहित का बदला लेने के लिए। वज्रसेन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। प्रियव्रत की मृत्यु ने पहले ही उसे विक्रम सिंह के साथ उलझा दिया था और अब वह केवल सैनिकों को जुटा सकता था। यह सुनकर लोकेश के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। वज्रसेन ने फिर आदेश देना जारी रखा, महासेनापति मेघपुर साम्राज्य और ज्ञानपुर साम्राज्य को दूत भेजो। एकजुट होकर हमारे तीनों साम्राज्य ज्वाला साम्राज्य को नष्ट कर देंगे और विक्रम सिंह को खत्म कर देंगे। विक्रम सिंह की साधना की अविश्वसनीय प्रतिभा ने चंद्रपुर साम्राज्य को बहुत चिंतित कर दिया था।
अगर वे और समय बर्बाद करते तो एक बार जब विक्रम सिंह आचार्य स्तर को पार कर जाता तो कोई भी उसे रोक नहीं पाता। पिताजी कृपया फिर से विचार करें। वज्र ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। अब और बहस की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह हमारे साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसे खत्म करना ही होगा। वज्रसेन ने दृढ़ता से कहा। उसका मन बना हुआ था और वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। पिताजी, विक्रम सिंह का हमारे साम्राज्य को धमकाने का कभी कोई इरादा नहीं था। आप सब बेवजह चिंता कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप उसे मार नहीं पाए तो क्या होगा? आप सिर्फ विक्रम सिंह की ओर से एक और भी भयानक प्रतिशोध को भड़काएंगे। वज्र ने दृढ़ता से कहा। एक पल रुककर वज्र ने आगे कहा, राजपुरोहित की मृत्यु ने विक्रम सिंह को नाराज तो किया है, लेकिन यह बातचीत से परे नहीं है। एक बार युद्ध छिड़ जाता है तो कोई वापसी नहीं होगी। राजकुमार, आप शत्रु का मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारे अपने अधिकार को कमजोर कर रहे हैं। हमारा चंद्रपुर साम्राज्य विक्रम सिंह से कैसे डर सकता है? महासेनापति ने असंतोष के साथ कहा। वज्र ने गंभीरता से जवाब दिया, क्या महासेनापति चंद्रपुर साम्राज्य के अनगिनत नागरिकों को उथल पुथल में रहते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप हमारे साम्राज्य के आम लोगों के घरों को नष्ट होते और उनके लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं? राजपुरोहित का बदला लेना ही होगा। महासेनापति गुस्से में चिल्लाया। खून, अगर आप लोगों के जीवन की परवाह नहीं करते तो आप खुद को सम्राट कैसे कह सकते हैं? पिताजी, एक राष्ट्र के शासक के रूप में लोगों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। व्यक्तिगत इच्छाओं को आगे नहीं आने देना चाहिए। वज्र ने ठंडे लहजे में कहा। यह सुनकर वज्रसेन की बाहें थोड़ी सिकुड़ी। उसने गुस्से में कहा, तुरंत आदेश जारी करो। साम्राज्य के भीतर सभी सेनाएं तैयार रहे साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए। पिताजी, वज्र ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। बस, वज्रसेन दहाड़ा। उसकी नजर वज्र पर पड़ी। पुत्र, तुम अभी भी युवा हो। तुम इसमें शामिल खतरों को नहीं समझते। समय आने पर तुम्हें एहसास होगा कि लोगों की सुरक्षा पूर्ण शक्ति होने पर टिकी है। शक्ति के बिना लोग सचमुच खतरे में रहते हैं। राजकुमार, आपको यह समझना चाहिए कि साम्राज्य की भूमि ताकत से जीती गई थी। लोकेश ने जोड़ा। वज्र चुप हो गया, यह जानते हुए कि वह चाहे कुछ भी कहे, वह इन लोगों के विचारों और फैसले को नहीं बदलेगा। मेरे बेटे, जाओ और आराम करो, एक सुंदर महिला ने धीरे धीरे कहा। एक राष्ट्र की महारानी होने के बावजूद उसने राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। वज्र ने असहाय होकर सिर हिलाया, मुड़ा और राज्यसभा से बाहर चला गया। मैं गहरे सिद्धांतों को नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे पता है कि एक सच्चा आदमी वह करता है जो उसे करना चाहिए और उससे दूर रहता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यही वह सबक है जो आपने मुझे बचपन से सिखाया है। पिताजी, उदाहरण चिन्ह ... उदाहरण चिन्ह। वज्र के शब्दों को सुनकर राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। शाही फरमान द्वारा ज्वाला साम्राज्य के खिलाफ युद्ध 3 दिनों में शुरू होगा। साम्राज्य के भीतर सभी सेनाएं किसी भी समय तैयार रहे। ज्वाला साम्राज्य को नष्ट करने में साम्राज्य की सहायता करें। एक एक करके संदेश जल्दी से शाही परिवार से चंद्रपुर साम्राज्य के हर क्षेत्र में फैल गए। राजपुरोहित अपनी मौत को खुद बुला रहे थे और अब हमें भी अपने साथ खींचना चाहते हैं। विक्रम सिंह जैसे भयानक व्यक्ति को नाराज करने का कोई अच्छा अंत नहीं होगा। विक्रम सिंह का हमारे साम्राज्य के लिए खतरा बहुत बड़ा है। एक बार जब साम्राज्य गिर जाता है तो हम सभी को विक्रम सिंह के अधीन होना पड़ेगा। यह मामला हमसे संबंधित नहीं है। जब 2 देश युद्ध में जाते हैं तो हमारा संघ निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। चंद्रपुर साम्राज्य के भीतर सभी छोटे बड़े संघों की अलग अलग मानसिकता थी। वायु संघ के मुखिया ने बिना किसी शिष्टाचार के सीधे इनकार कर दिया। वे पहले ही विक्रम सिंह के प्रति निष्ठा की शपथ ले चुके थे। वे विश्वासघात करने का साहस कैसे कर सकते थे? उन्होंने न केवल विश्वासघात नहीं किया बल्कि उन्होंने तुरंत अतुल्य नगर में किसी को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए भेजा। ज्ञानपुर साम्राज्य की राज्यसभा, चंद्रपुर साम्राज्य के महासेनापति खुदा आए और स्थिति की रिपोर्ट दी, यह उम्मीद करते हुए कि ज्ञानपुर के महासम्राट ज्वाला साम्राज्य पर हमले में शामिल होने के लिए सैनिकों को भेजेंगे और विक्रम सिंह को खत्म कर देंगे। हालांकि ज्ञानपुर के महासम्राट ने भी इनकार कर दिया। ज्ञानपुर के महासम्राट विक्रम सिंह की शक्ति अधिक से अधिक भयानक होती जा रही है। अगर हम अभी कार्य नहीं करते तो एक बार जब वह आचार्य स्तर को पार कर जाता है तो हम में से कोई भी उससे निपट नहीं पाएगा। चंद्रपुर साम्राज्य के महासेनापति ने चिंतित होकर कहा, उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ज्ञानपुर के महासम्राट इनकार कर देंगे। तीनों साम्राज्यों ने दबाव डाला और विक्रम सिंह ने तीनों महासम्राटों को नाराज कर दिया था।
तार्किक रूप से ज्ञानपुर के महासम्राट के पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। ज्ञानपुर के महासम्राट ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, इस सम्राट को हाल ही में साधना के दौरान एक झटका लगा है जिससे मेरी शक्ति बहुत कमजोर हो गई है और मुझे जितनी जल्दी हो सके ठीक होना चाहिए। इसके अलावा 100 युद्ध के कवच भेदी तीरंदाजों के साथ गंभीर मुद्दे सामने आए हैं जिससे मुझे सैनिकों को भेजने से रोका जा रहा है। यह ज्ञानपुर के महासम्राट की अनिच्छा को महसूस करते हुए चंद्रपुर साम्राज्य के महासेनापति को असहाय महसूस हुआ। चंद्रपुर साम्राज्य को पता नहीं था कि विक्रम सिंह ने अकेले ही ज्ञानपुर साम्राज्य के शाही परिवार को अभिभूत कर दिया था। ज्ञानपुर के महासम्राट अब विक्रम सिंह के प्रति अत्यधिक सतर्कता रखते थे, उसके दुश्मन बनने का साहस नहीं करते थे। जिस दृश्य में विक्रम सिंह ने ज्ञानपुर के शाही परिवार पर हावी हो गया था, वह शाही परिवार के भीतर हर किसी की यादों में अभी भी ताजा था। कोई भी यह नहीं भूल सका कि उस दिन विक्रम सिंह कितना भयानक था। चंद्रपुर साम्राज्य के पास एक मजबूत सैन्य बल है जो ज्वाला साम्राज्य से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। महासेनापति, आप अब वापस जा सकते हैं, ज्ञानपुर के महासम्राट ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चंद्रपुर साम्राज्य के महासेनापति को एक मूक निराशा महसूस हुई। इस बीच मेघपुर साम्राज्य की राजसभा में चंद्रपुर साम्राज्य का दूत शाही दीवान मेघपुर साम्राज्य में पहुंचा। चंद्रपुर साम्राज्य का दूत शाही दीवान मेघपुर के सम राठ को सम्मान देता है। शाही दीवान ने एक सम्मानजनक अभिवादन दिया तो यह शाही दीवान है। मेघपुर के सम्राट ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन उनकी मुस्कान काफी अजीब थी। राजसभा में राजपुरोहित और अधिकारियों के चेहरे भी बहुत अजीब लग रहे थे, जैसे कुछ हुआ हो। जैसे ही शाही दीवान अंदर आया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे यह भी पता नहीं था कि यह क्या हो सकता है। मेघपुर के सम्राट ने शाही दीवान को बैठने का इशारा किया, फिर एक मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि शाही दीवान को हमारे साम्राज्य में क्या लाया है? यह सुनकर शाही दीवान ने सभा में लोगों की अजीबता की परवाह नहीं की और कहा, विक्रम सिंह ने हमारे साम्राज्य के राजपुरोहित को मार डाला है और सम्राट क्रोधित है। 3 दिनों में वह ज्वाला साम्राज्य को खत्म करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। इसलिए मुझे विशेष रूप से मेघपुर के सम्राट से सैनिकों को भेजने और ज्वाला साम्राज्य और विक्रम सिंह को खत्म करने में हमसे जुड़ने का अनुरोध करने के लिए भेजा गया है। ओ विक्रम सिंह ने राजपुरोहित प्रियव्रत को मार डाला, यह कब हुआ? मेघपुर के सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि आश्चर्य दिखावा लग रहा था। यह अभी कुछ दिन पहले हुआ है, शाही दीवान ने कहा। विक्रम सिंह अब साधक स्तर के 9वें स्तर पर है। उसकी शक्ति भयानक है। अगर हम उसे अभी खत्म नहीं करते तो एक बार जब वह आचार्य स्तर को पार कर जाता है तो कोई भी उससे निपट नहीं पाएगा। वह हमारे तीनों साम्राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा है। एक पल रुककर शाही दीवान ने जोड़ा, महासेनापति व्यक्तिगत रूप से ज्ञानपुर साम्राज्य गए हैं और मेरा मानना है कि ज्ञानपुर साम्राज्य भी ज्वाला साम्राज्य पर हमला करने के लिए सैनिकों को भेजने के लिए सहमत होगा। मेघपुर के साम्राज्य के राजपुरोहित ने कहा, विक्रम सिंह की शक्ति वास्तव में भयानक है, लेकिन यह आपके चंद्रपुर साम्राज्य का मामला है। चंद्रपुर साम्राज्य की शक्ति के साथ ज्वाला साम्राज्य को खत्म करना कोई मुद्दा नहीं है। शाही दीवान को व्यक्तिगत रूप से यहां आने की परेशानी क्यों उठानी पड़ी? शाही दीवान, चूंकि ज्ञानपुर साम्राज्य भी सैनिकों को भेजने के लिए सहमत है, मेघपुर साम्राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, नक्षत्र संघ का सफाया हो गया है और हमारा साम्राज्य बड़े पैमाने पर युद्ध का सामना नहीं कर सकता। महासेनापति ने जोड़ा। यह शाही दीवान चौंक गया, उसे ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। क्या मेघपुर साम्राज्य विक्रम सिंह से नहीं डरता? अब विक्रम सिंह को खत्म करने का इतना अच्छा अवसर है, मेघपुर साम्राज्य सैनिकों को क्यों नहीं भेजेगा? शाही दीवान वास्तव में इसे समझ नहीं पाया। मेघपुर के सम्राट, अगर हम विक्रम सिंह को खत्म करते हैं तो यह हमारे तीनों साम्राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। सम्राट ने कहा है कि 9 परत के ब्रह्मांड शिखर और विक्रम सिंह के पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल को साझा किया जा सकता है। शाही दीवान ने फिर से कहा, यह सोचकर कि 9 परत के ब्रह्मांड शिखर और पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल की पेशकश अजय होनी चाहिए। 9 परत के ब्रह्मांड शिखर का तो जिक्र ही नहीं। अकेले विक्रम सिंह का दुर्ज पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल ही अनगिनत लोगों को इसे पाने के लिए लालच देने के लिए पर्याप्त था। शाही दीवान के शब्दों को सुनकर मेघपुर के सम्राट और अन्य लोग चौंक गए और उन्हें ठंडे पसीने छूट गए। क्या आप नहीं देखते कि वह खजाना किसका है?
यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसके अलावा भले ही उन्हें विक्रम सिंह के खजाने मिल जाते, क्या चंद्रपुर साम्राज्य वास्तव में उन्हें साझा करता? हर कोई जानता है कि चंद्रपुर साम्राज्य चारों राष्ट्रों में सबसे आगे है। ज्वाला साम्राज्य को खत्म करने के बाद भले ही ज्ञानपुर साम्राज्य और मेघपुर साम्राज्य हाथ मिलाते, वे चंद्रपुर साम्राज्य के लिए मुकाबला नहीं होते। मेघपुर का सम्राट मूर्ख नहीं था, वह इसे कैसे नहीं समझ पाता। शाही दीवान, हम सम्राट वज्र के दयालु भाव की सराहना करते हैं, लेकिन हमें विक्रम सिंह के खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर चंद्रपुर साम्राज्य ज्वाला साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में जाता है तो मेघपुर साम्राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेघपुर के सम्राट ने सिर हिलाया। मेघपुर के सम्राट, कृपया फिर से विचार करें। शाही दीवान ने चिंतित होकर कहा, भले ही चंद्रपुर साम्राज्य चारों राष्ट्रों का नेता है, मदद मांगते समय शिष्टाचार रखना चाहिए। मेघपुर के सम्राट ने अपना हाथ उठाया और कहा, शाही दीवान, अब और बहस की कोई जरूरत नहीं है। ज्वाला साम्राज्य से निपटने के लिए ज्ञानपुर साम्राज्य और चंद्रपुर साम्राज्य पर्याप्त हैं। हमारे साम्राज्य की शक्ति अब वैसी नहीं है जैसी एक बार थी। यह युद्ध नहीं झेल सकता। असहायता की भावना के साथ शाही दीवान ने सिर हिलाया और फिर निराशा में चला गया। मेघपुर के सम्राट, इस पर सावधानी पूर्वक विचार करना सुनिश्चित करें। अगर आप इस अवसर को चूक जाते हैं तो आपको मेरे खजाने में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। विक्रम सिंह की हल्की हंसी अचानक राज्यसभा में भर गई और उसकी आकृति फिर अचानक सभा में प्रकट हुई। महानायक मजाक कर रहे हैं। मैं महानायक का दुश्मन बनने का साहस कैसे कर सकता हूं? मेघपुर के सम्राट ने एक जबरन मुस्कान के साथ कहा, उनकी आंखों में भय का निशान था। शाही दीवान के आने से पहले विक्रम सिंह पहले ही मेघपुर साम्राज्य पहुंच चुका था और उसने अपनी जबरदस्त शक्ति से मेघपुर के शाही परिवार को वश में कर लिया था। अन्यथा मेघपुर का सम्राट शायद शाही दीवान के अनुरोध पर सैनिकों को भेजने के लिए पहले ही सहमत हो गया होता। राज्यसभा में राजपुरोहित, महासेनापति और कई उच्च अधिकारी सभी इस विचार से भयभीत थे कि विक्रम सिंह कितना भयानक था, जो उनकी कल्पना से परे था। यह अच्छा है। जब तक मेघपुर साम्राज्य सैनिकों को नहीं भेजता, मैं आपकी जीवित रहने की धमकी नहीं दूंगा। नहीं, मैं आपके किसी भी मामले में हस्तक्षेप करूंगा। विक्रम सिंह ने हल्के से कहा, महानायक, चंद्रपुर साम्राज्य शक्तिशाली है। वैश्विक संघ में 2 आचार्य स्तर के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ हैं। क्या आप वास्तव में आश्वस्त हैं? राजपुरोहित ने बोहे चढ़ाकर पूछा। कोई आत्मविश्वास नहीं। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। कोई आत्मविश्वास नहीं। यह सुनकर मेघपुर के सम्राट और अन्य लोग चौंक गए। उनके चेहरे अचानक पीले पड़ गए। कोई आत्मविश्वास नहीं और फिर भी चंद्रपुर साम्राज्य का विरोध करने का साहस। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? हर किसी के चेहरे पर भयभीत भाव देखकर विक्रम सिंह ने कहा, लेकिन वे मुझे मार भी नहीं पाएंगे। मैं बस यह देखना चाहता हूं कि क्या मेरे पिता को चंद्रपुर साम्राज्य ने पकड़ लिया है या वैश्विक संघ ने ले लिया है। चंद्रपुर साम्राज्य और वैश्विक संघ के अलावा विक्रम सिंह किसी और के बारे में सोच नहीं सका। यह सिंह परिवार नहीं हो सकता था। अगर सिंहराज को सिंह परिवार ने पकड़ लिया होता तो सिंहदेव और अन्य लोग पहले ही बदला लेने के लिए आ चुके होते। विक्रम सिंह ज्यादा देर तक नहीं रुका और जल्द ही अपने साम्राज्य लौट आया। 3 दिनों के बाद जैसे ही 2 देश युद्ध में गए, विक्रम सिंह को भी दवाइयां तैयार करने के लिए वापस लौटना पड़ा। ज्वाला साम्राज्य भी आगामी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। साम्राज्य के सभी सैनिकों को वापस बुलाया गया और साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में सभी छोटे बड़े संघ तैयारी कर रहे थे। चंद्रपुर साम्राज्य और ज्वाला साम्राज्य के बीच तनाव बढ़ रहा था। चंद्रपुर साम्राज्य के भीतर साम्राज्य की सहायता करने वाली विभिन्न क्षेत्रीय सेनाएं पहले ही शाही सेना के साथ निकल चुकी थी। चंद्रपुर साम्राज्य के विशाल झंडे हवा में लहरा रहे थे। सभी सैनिक काले कवच पहने हुए थे। विशाल सेना एक ज्वार की तरह आगे बढ़ रही थी, एक अजय गति के साथ। वे चारों राष्ट्रों में सबसे मजबूत सेना का प्रतिनिधित्व करते थे। भले ही ज्ञानपुर साम्राज्य और मेघपुर साम्राज्य ने सैनिकों को भेजने के लिए सहमति नहीं दी थी, लेकिन इसका वज्रसेन के अपने सैनिकों को तैनात करने के दृढ़ संकल्प पर कोई असर नहीं पड़ा। चंद्रपुर साम्राज्य की 1 लाख की सेना, साथ ही साम्राज्य की सभी प्रमुख सेनाओं से आए योद्धाओं को मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 2 लाख थे, जो एक अविश्वसनीय रूप से दुर्द समूह बना रहे थे। लगभग 2 लाख सैनिक 4 टुकड़ियों में विभाजित ज्वाला साम्राज्य की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। प्रत्येक समूह अपनी पूंछ हिलाते हुए एक लंबी ड्रैगन की तरह लग रहा था। चंद्रप।
चंद्रपुर साम्राज्य की सेना अच्छी तरह से सुसज्जित थी, जिसमें घुड़सवार, रथ, तीरंदाज और विभिन्न घेराबंदी के हथियार उनके निपटान में थे। फिर भी यह चंद्रपुर साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक नहीं थे। 4 राष्ट्रों में सबसे आगे और सबसे मजबूत के रूप में चंद्रपुर साम्राज्य में स्वाभाविक रूप से उसकी सबसे शक्तिशाली सेनाएं थी। छाया दल चंद्रपुर साम्राज्य की सबसे विशिष्ट सेना थी। साथ ही एक हत्यारा दल भी था जो हत्या के मिशन में माहिर था। उनके अस्तित्व ने ही चारों महान साम्राज्यों के दिलों में आतंक पैदा कर दिया था। छाया दल हजारों सदस्यों से बना था, जिनमें से प्रत्येक कम से कम साधक स्तर के दूसरे स्तर पर था और उनमें सबसे मजबूत साधक स्तर के छठे स्तर पर थे। सभी बेहतर गुणवत्ता वाले खजाने, हथियार और कवच से लैस थे, जिसमें एक भयंकर युद्ध शक्ति थी, जिसमें प्रत्येक विशिष्ट सैनिक बहादुर और युद्ध में कुशल था। उन्हें छाया कहा जाता था क्योंकि वे बिना किसी निशान के चलते थे। छाया दल को अभी तक तैनात नहीं किया गया था या शायद उन्हें पहले ही गुप्त रूप से भेजा गया था। इस बीच ज्वाला साम्राज्य ने 1 लाख की सेना को लामबंद किया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की सेनाएं शाही सेना का अनुसरण कर रही थी, जिन्हें भी 4 टुकड़ियों में विभाजित किया गया था, जो राष्ट्रों के 4 प्रमुख दरों की ओर बढ़ रही थी। 4 महान दरों के बाहर एक विशाल खुला मैदान था। एक युद्ध का मैदान ज्ञानखंड संघ अग्निद्रा घाटी देवदत्त का नीलामी घर, यह परिवार आकाशमंडल और अन्य प्रमुख सेनाएं पूरी ताकत से बाहर थी जो शाही सेना में एकीकृत थी। भले ही आकाशमंडल में केवल 200 से अधिक लोग थे जिनका व्यक्तिगत रूप से धूमकेतु ने नेतृत्व किया था, उनकी ताकत को कम नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि आकाशमंडल के योद्धा साधारण सैनिक नहीं थे। आकाशमंडल के 10 गुरु एक भयानक शक्ति थे। सबसे दुर्ज ज्ञानखंड संघ था, जिसने महीनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद बेहद शक्तिशाली शिष्यों के एक दल का पोषण किया था। वैदिक अकादमी के प्रमुख गुरुओं और शिक्षकों के साथ और यहां तक कि साधक स्तर के छात्रों ने भी इसमें भाग लिया था। ज्वाला साम्राज्य की सेना भी लगभग 2 लाख मजबूत थी और अधिक योद्धा लगातार शामिल हो रहे थे, जिससे सेना की ताकत लगातार बढ़ रही थी। राजा वीरसेन, जयदेव और प्रवीर पहले ही ज्वाला साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण दर्रे ज्वालानगर पहुंच चुके थे। ज्वालानगर के लोग पहले ही खाली हो चुके थे और कई दसों हजार सैनिक शहर के भीतर तैनात थे। अन्य 3 सेनाओं का नेतृत्व क्रमशः ऋषिराज, वीरेन और जयदीप ने किया। प्रत्येक के पास कई दसियों हजार सैनिक थे जो अब चंद्रपुर साम्राज्य की सेना के लिए विभिन्न दरों पर इंतजार कर रहे थे। प्रत्येक महान दर्रे के ऊपर ज्वाला साम्राज्य के झंडे लहरा रहे थे, जिस पर अग्नि का प्रतीक उत्कीर्ण था। ज्वाला साम्राज्य के सैनिक भी अच्छी तरह से सुसज्जित थे, जिसमें विभिन्न आग के रथ, युद्ध के धनुष, स्टील की ढालें थी और उनकी युद्ध शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। बेशक सबसे महत्वपूर्ण ज्वाला साम्राज्य के संरक्षक थे। साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेनाएं दिव्य छाया सेना और वज्र सेना का नेतृत्व विक्रम सिंह कर रहे थे। दिव्य छाया सेना और वज्र सेना अब वह नहीं थे जो पहले थे। वे ज्वाला साम्राज्य की मुख्य सेनाएं थी, जिसमें पूरा साम्राज्य अपनी सच्ची ताकत देखने के लिए उत्सुक था। क्या यह 2 विशिष्ट सेनाएं चंद्रपुर साम्राज्य के छाया दल को मात दे पाएंगी? जैसे जैसे समय बीतता गया, 4 महान दरों की शांति बिगड़ने लगी, जिसमें सिंगों की आवाज सुनाई दी जो चंद्रपुर साम्राज्य की सेना के दृष्टिकोण का संकेत दे रही थी। चंद्रपुर साम्राज्य की 4 टुकड़ियां ज्वाला साम्राज्य के 4 महान दरों पर पहुंच चुकी थी। उनकी सेना का जोश एक इंद्रधनुष की तरह था और उनकी हत्या का इरादा भयानक था जो दर्शकों के दिलों में डर पैदा कर रहा था। ज्वाला के बाहर वज्रसेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व की गई सेना द्वार पर पहुंच चुकी थी। शहर की दीवार पर राजा वीरसेन ने वज्रसेन को देखा और कहा, सम्राट वज्र, आप बहुत जल्दी आ गए हैं। वज्रसेन ने चारों ओर देखा, विक्रम सिंह की आकृति को नहीं देखा और फिर शातिरता से कहा, क्या विक्रम सिंह मरने से डरता है? यह आपकी चिंता नहीं है। राजा वीरसेन ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, शहर पर हमला करो। वज्रसेन ने दहाड़ा आगे की किसी भी बात को छोड़ दिया। शहर पर हमला करो, तीर छोड़ो। एक सेनापति ने दहाड़ा। जैसे ही बड़ी संख्या में सैनिकों ने अपने धनुष खींचे और तीर छोड़े, जिसमें कई लोग शहर के द्वारों की ओर विशाल रथ धकेल रहे थे। द्वार को अलग करने के प्रयास में विभिन्न युद्ध तकनीकों को उजागर किया गया। शश एक पल में तीरों की एक घनी गोली ज्वाला नगर की ओर उड़ गई। हमला शातिर था, जिससे शहर के भीतर की इमारतें तीरों से छलनी हो गई और कई सैनिक ततियों के घोंसले जैसे दिख रहे थे। राजा वीरसेन, आओ मुझे देखने दो कि इन वर्षों में तुम्हारी ताकत में कितना सुधार हुआ है। वज्रसेन ने चिल्लाया जैसे ही वह हवा में कूद गया। उसकी भयानक हत्या का इरादा वातावरण में व्याप्त हो गया। पत्थर चलाओ, तीर छोड़ो।
राजा वीरसेन दहाड़ा आकाश में उसका अनुसरण करते हुए अपने आचार्य स्तर के पहले स्तर की भयानक शक्ति की पूरी ताकत को उजागर करते हुए जिससे शून्य कांप उठा। राजा वीरसेन के आदेश पर शहर के द्वार के ऊपर तीरंदाजों की एक भीड़ ने तुरंत अपने तीर खींचे और चलाए। ज्वाला के अंदर आग के रथ अच्छी तरह से तैयार अचानक अपना हमला शुरू कर दिया। एक एक करके रथों ने आग के गोले आकाश में फेंके और एक शानदार दृश्य सामने आया। ज्वालानगर के भीतर से दर्जनों विशाल आग के गोले उठे जो द्वारों के बाहर चंद्रपुर साम्राज्य की सेना की ओर भयंकर रूप से टूट रहे थे। युद्ध विस्फोट के कगार पर था। धड़ाम 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 जहां भी आग के गोले गुजरे विस्फोट लगातार सुनाई दिए और अनगिनत सैनिक एक पल में मर गए। उनकी मौत दुखद थी। उसी समय अन्य 3 प्रमुख मार्गों पर भी भयंकर लड़ाई छिड़ गई जिसमें आग के गोले और तीर बेतहाशा हमला कर रहे थे। सैनिकों के साथ साथ विभिन्न सेनाओं के योद्धाओं ने भी शातिर हमले किए जिसमें युद्ध कला की एक अनगिनत तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। वीरेन ने अपने सैनिकों को शहर के द्वारों को खोलने का नेतृत्व किया। एक लंबी भाला पकड़े और एक युद्ध के घोड़े पर चढ़कर उसने लड़ाई में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति राजसी और गति भारी थी। साम्राज्य के युवराज और युवा राजकुमार व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में शामिल हुए। सैनिकों के साथ अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे, जहां सैनिकों का मनोबल बढ़ गया और उनकी हत्या का इरादा उबल रहा था। चंद्रपुर साम्राज्य के सैनिकों के साथ भयंकर रूप से टकरा रहा था। जयदीप के सैनिकों ने दृढ़ता से शहर के द्वारों की रक्षा की, लंबी दूरी के हमलों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भी दुश्मन सेनाएं हमला करती तो उन्हें भयंकर हमलों की एक बौछार का सामना करना पड़ता जिससे रक्षा सोने के किले जितनी ठोस हो जाती थी। उन्हें चंद्रपुर साम्राज्य की सेनाओं को शहर में घुसने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि रक्षा गिर जाती है तो चंद्रपुर की सेना दर्रे से उमड़ पड़ेगी और ज्वाला साम्राज्य के आम लोगों को सर्वनाश का सामना करना पड़ेगा। ऋषिराज के सैनिकों ने और भी भयंकर रूप से लड़ाई लड़ी। अपनी सेनाओं को 3 समूहों में विभाजित किया। आदित्य और विशाल ने बाएं और दाएं पार्श्वों का नेतृत्व किया, जबकि ऋषिराज के सैनिकों ने सीधे दुश्मन के दिल पर हमला किया। एक 3 तरफा हमले के साथ उन्होंने चंद्रपुर साम्राज्य के सैनिकों को घेर लिया। शहर के भीतर तीरंदाजों और युद्ध रथों ने दुश्मन के केंद्रीय शिविर पर एक उन्मत्त हमला किया जिसका प्राथमिक लक्ष्य अव्यवस्था पैदा करना था। ऋषिराज के सैनिक जो व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा प्रशिक्षित थे, दिव्य छाया सेना या वज्र सेना जितने दुर्ज नहीं थे, लेकिन वे साधारण सैनिकों की तुलना में कई गुना मजबूत और अत्यधिक भयंकर थे। युद्ध की क्रूरता स्पष्ट हो गई क्योंकि दोनों राष्ट्रों ने लड़ाई में भाग लिया जिसमें भारी हताहत हुए और कुछ ही मिनटों में मोटा धुआं उठने लगा। हर सेकंड सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें लाशें युद्ध के मैदान में बिखरी हुई थी और खून नदियों की तरह बह रहा था जिसकी बदबू नाक में घुस रही थी। नवखंड नगर वीरेंद्र द्वारा संरक्षित मार्ग युवराज को रिपोर्ट। चंद्रपुर साम्राज्य के छायादल यहाँ है, एक सैनिक ने रिपोर्ट किया। उसके चेहरे पर आतंक अंकित था। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? वीर प्रताप ने पूछा। वीरेन ने अपनी बोहे सिकुड़ी और गंभीरता से कहा, छायादल चंद्रपुर साम्राज्य की सबसे विशिष्ट सेना है। हमारी ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। हमें तुरंत पीछे हटना होगा। पीछे हटना? क्या तुम गंभीर नहीं हो? क्या हम सचमुच छायादल से डरते हैं? वीर प्रताप ने कहा, थोड़ा चौंक गया। सुकेतु ने तड़प कर कहा, तुम सैन्य रणनीति के बारे में कुछ नहीं जानते। अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से पीछे हटो। वीरेन की सैनिकों का नेतृत्व करने में विशेषज्ञता और उसकी युद्ध रणनीति सभी ऋषिराज से सीखी गई थी। चंद्रपुर साम्राज्य की विशिष्ट सेनाओं का सामना करते हुए वीरेन के पास एक निर्णायक वापसी का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खड़े होकर लड़ना केवल विनाशकारी नुकसान का कारण बनेगा। मजबूत शहर की दीवारों पर वापस जाने के लिए वे न केवल अपनी ताकत को बचा सकते थे बल्कि दुश्मन की भी कमजोर कर सकते थे। वीरेन के आदेश पर वीर प्रताप ने साम्राज्य की सेना को पीछे हटने का नेतृत्व किया, जबकि वीरेन अकेले ही उनके भागने को कवर करता रहा। चंद्रपुर के सैनिकों के साथ लड़ता रहा जिन्होंने अपने लाभ का पीछा किया। एक बार जब छायादल लड़ाई में शामिल हो गया तो चंद्रपुर साम्राज्य का सैन्य मनोबल और भी बढ़ गया। सेनापति, सैनिकों को शहर पर हमला करने का नेतृत्व करो। वीरेन को अभी के लिए छोड़ दो। छायादल के नेता ने जोर से आदेश दिया।
जी, सेनापति ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। हजारों की संख्या में छायादल अपनी अद्भुत गति के साथ जल्दी से पीछे हट रहे ज्वाला साम्राज्य की सेना तक पहुंच गए और एक नरसंहार शुरू कर दिया। शश शश शश, जहां भी छायादल गया ज्वाला साम्राज्य के सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। बिना विरोध करने की शक्ति के सैनिक अत्यधिक आतंक से भर गए थे। वीरेन, तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, क्या तुम हमारे पूरे छायादल का सफाया कर सकते हो? राजा वीरसेन वास्तव में तुम दो भाइयों पर नवखंड नगर की रक्षा करने के लिए भरोसा करता है। छायादल के नेता ने एक उपहास के साथ ताना मारा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वीरेंद्र दहाड़ा वह अपने युद्ध के घोड़े की पीठ पर खड़ा था। उसने अपनी लंबी भला आक्रामक रूप से लहराई जैसे ही वह छायादल के नेता की ओर भागा। भाइयों, बिखर जाओ, मुझ पर ध्यान मत दो, छायादल के नेता ने चिल्लाया। जैसे ही उसने वीरेन को अपनी ओर आते देखा, उसने तुरंत अपनी गति तकनीक को अंजाम दिया। उसकी आकृति काले धुएं के एक झोंके में बदल गई और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। वीर प्रताप, सैनिकों को शहर में ले जाओ, वीरेन ने चिल्लाया। उसने आदेश देते हुए सतर्क रहा। उन्हें रोको। छायादल के नेता ने दहाड़ा जैसे ही उसके सैनिकों ने उनका पीछा किया। रास्ते में सभी का वध किया। खून, इसके बारे में सोचना भी मत। वीरेन ने भयंकर रूप से सूंघा और शहर की ओर वापस वध करने के लिए मुड़ गया। वीरेन भयानक रूप से तेज था और ताकत में और भी भयानक था। जहां भी वह गुजरा, मौत और चोटें झुंडों में हुई, कोई भी उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सका। वीरेन के पीछे हटने को महसूस करते हुए छायादल की अभिव्यक्तियां बदल गई। पीछा कर रहे छायादल के नेता ने चिल्लाया, वीरेन को रोको, उसे शहर में प्रवेश ना करने दो। छायादल वीर प्रताप का पीछा करते हुए निर्णायक रूप से वीरेन को रोकने के लिए मुड़ गया। तीर चलाओ, वीरेन ने जोर से आदेश दिया। शहर के द्वारों के ऊपर सैनिक हिचकिचाए। वीरेन अभी भी बाहर था और तीर चलाने से अनिवार्य रूप से उसे लग सकता था। बड़े भाई वीर प्रताप ने चिंतित होकर पीछे देखा। उसका दिल आतंक से दौड़ रहा था। वीरेन अकेले ही बहादुरी से लड़ा। चंद्रपुर साम्राज्य के छायादल का अकेले ही सामना कर रहा था। युवराज, सभी सैनिकों ने अपनी अत्यधिक चिंता व्यक्त की। जल्दी से अंदर जाओ। वीरन दहाड़ा, उसकी हत्या का इरादा आसमान छू गया। जैसे ही वह भयंकर रूप से छायादल में घुस गया, पूरी तरह से निडर होकर, वीरेन, तुम मौत को खोज रहे हो। तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, क्या तुम हम सभी को मार सकते हो? एक छायादल सैनिक ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, शहर में प्रवेश करो। वीर प्रताप ने सेना को शहर में नेतृत्व किया। वीरेन ने जिस अवसर के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला था, उसे बर्बाद नहीं होने दिया। जैसे ही उन्होंने शहर के द्वारों को बंद किया, वीर प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही उसने चिल्लाया, तीर चलाओ, पत्थर चलाओ। राजकुमार युवराज अभी भी अकेले डटकर लड़ रहे हैं। गोले और तीरों से उन पर गलती से वार हो सकता है। एक सेनापति ने चिंतित स्वर में कहा, झिझकते हुए चुप रहो। दुष्यंत ने क्रोध में दहाड़ लगाए। उसकी निगाहें बेचैनी से दुष्यंत पर टिकी थी और मुट्ठियां भी रही थी। तीर चलाओ, पत्थर फेंको, सेनापति ने गर्जना की। सैनिक जो पहले से तैयार थे, अपने धनुष खींचे और तीरों की वर्षा कर दी। जलते हुए गोले भी फेंके। छन छन छन, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सुइयों का एक घना झुंड हवा में गूंजा और दर्जनों आग के गोले निकले जो दुश्मनों पर बरस पड़े। शत्रु सेना जो नगर पर हमला करने के लिए दौड़ रही थी, तीरों से या तो घायल हो गई या फते हुए पत्थरों से मर गई। एक भयंकर हमले ने जल सागर साम्राज्य के सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। नगर के द्वार के बाहर यह देखकर कि दुष्यंत और उसके आदमी दीवारों के भीतर पीछे हट गए हैं, छायादल के नेता ने चिल्लाया, दुष्यंत को रोको, उसे नगर में घुसने मत दो। सेनापतियों, घेराबंदी जारी रखो। सबसे आगे पीछा कर रहा छायादल ने निर्णायक रूप से मुड़कर दुष्यंत की ओर दौड़ लगाई। दुष्यंत ने भयंकर रूप से लड़ते हुए अपना रास्ता वापस बनाया। अपनी असीम शक्ति से छायादल के दर्जनों सैनिकों को मार डाला। कोई उसे रोक नहीं सका। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो अगर मैं जाना चाहूं? उसने धमकी भरे लहजे में कहा। उसकी आभा हथियारी थी। उसका शरीर पहले ही दुश्मनों के खून से सना हुआ था। धड़ाम सोंठ। दुष्यंत ने अपनी हथेली भाले के शाफ पर दे मारी। एक दबी हुई धड़ाम की आवाज के साथ भाला बिजली की तरह निकल गया। पल भर में कई छाया सैनिकों को छेदता हुआ निकल गया।
छन 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 धड़ाम 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 छाया सैनिकों ने एक के बाद एक अपनी मार्शल कलाएं जारी की, इस बात की परवाह किए बिना कि वे अपने लक्ष्य को मार सकते हैं या नहीं। दुष्यंत को 1000 आदमियों ने घेर लिया था, वे उसे कैसे नहीं मार सकते थे। मुझे लंबा धनुष दो, दुष्यंत ने नगर की दीवार के ऊपर से गर्जना की। बड़े भाई, मैं तुम्हें सहारा देने के लिए यहां हूं। दुष्यंत अकेला लड़ रहा था, दुष्यंत को उसका समर्थन करना ही था, अन्यथा दुष्यंत के लिए सुरक्षित रूप से पीछे हटना बहुत मुश्किल होता। दुष्यंत ने लंबा धनुष उठाया और तीरों में अपनी शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित की। सोंठ हिस एक तीर चलाया गया, हवा को चीरते हुए एक तेज सोंठ की आवाज आई। तीर नीली रोशनी से चमक रहा था और बिजली की तरह बाहर निकला। अगले ही पल एक हिस की आवाज के साथ एक छाया सैनिक मौके पर ही मर गया। मैं भी शामिल होता हूं, सुल्तान ने चिल्लाया। दुष्यंत का समर्थन करने के लिए एक लंबा धनुष उठाया। 100 दुष्यंत और सुल्तान ने लगातार अपने धनुष खींचे और भयंकर शक्ति से भरे तीर चलाए। अविश्वसनीय रूप से सटीक एक तीर ने एक दुश्मन को गिरा दिया। बहुत खूब, दुष्यंत ने सराहना करते हुए। चिल्लाया, भले ही हमारी जान चली जाए, दुष्यंत को रोको। उनके पीछे छाया दल का नेता गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा भयानक रूप से खूनी था। दुष्यंत ने अपनी शुद्ध ऊर्जा को उत्तेजित किया, एक भयानक शक्ति को बाहर निकाला, क्योंकि पीछा कर रहा छाया दल प्रचंडता के साथ उस पर टूट पड़ा। उत्तम श्रेणी की उच्च स्तरीय मार्शल कला दिव्य छद्म दुष्यंत ने एक हाथ से मुद्राएं बनाई। फिर एक भयंकर चिल्लाहट के साथ उसने अपना बायां हाथ बाहर निकाला, एक बहुत शक्तिशाली नीली ऊर्जा की बौछार को जारी किया। जल्दी से रास्ता खाली करो, बहुत देर हो चुकी है। दर्जनों छाया सैनिक बेहद डरे हुए थे। जो जल्दी प्रतिक्रिया करने वाले थे वे बाल बाल बचे, जबकि बदकिस्मत लोग ऊर्जा की बौछार से मारे गए। दुष्यंत, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास कितनी शुद्ध ऊर्जा बची है। हमला करते रहो, छाया दल के नेता ने चिल्लाया। पीछा कर रहे छाया सैनिक बिना रुके लगातार भयंकर हमले करते रहे। उनकी मार्शल कलाओं की ऊर्जा दुष्यंत की ओर दौड़ रही थी। दुष्यंत ने पीछे की ओर मुड़कर तेजी से पीछा कर रहे छाया नेता और अनगिनत छाया सैनिकों को देखा। फिर नगर की ओर अपनी जानलेवा प्रगति जारी रखने के लिए उसने अपनी गति तकनीक का उपयोग किया। नगर पर हमला करने वाले सैनिक दुष्यंत के भयंकर पलटवार को देखकर बुरी तरह डर गए थे। भयंकर लड़ाई के बाद दुष्यंत की शुद्ध ऊर्जा काफी कम हो गई थी, यहां तक कि वह साधक स्तर के 7वें स्तर पर था। उसका रंग अब थोड़ा फीका पड़ गया था। हालांकि छाया दल के सैनिकों को भी दुष्यंत को रोकने में बहुत मुश्किल हो रही थी। खासकर दुष्यंत और सुल्तान के नगर की दीवारों के ऊपर से लंबे धनुष के समर्थन के साथ छाया दल कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे दुष्यंत के मुकाबले के नहीं थे, जिसकी ताकत साधक स्तर के 8वें स्तर के बराबर थी। यह कितना बेतुका है, छाया दल के नेता ने क्रोधित होकर कहा। दुष्यंत की गति बहुत भयानक थी, वे उसका पीछा नहीं कर पाए और जो छाया सैनिक वापस मुड़ रहे थे वे उसे रोक नहीं पाए। दुष्यंत को खून का रास्ता बनाकर वापस आते देख दुष्यंत की खींची हुई नसें अंततः शांत हुई। फिर उसने जोर से चिल्लाया, द्वार खोलो। नगर के द्वार पर पहुंचने पर दुष्यंत ने एक घेराबंदी मशीन को काट दिया और चिल्लाया, तीर चलाओ, तीर चलाओ। दुष्यंत ने भी चिल्लाया। छन 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 धड़ाम 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 तीरों और पत्थरों की एक घनी बौछार ने एक और भयंकर हमला शुरू किया, जिससे जलसागर साम्राज्य के सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, जो देखने में एक भयानक दृश्य था। शक्तिशाली छाया दल को भी तीरों और पत्थरों की बौछार से बहुत नुकसान हुआ। बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? दुष्यंत ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूं, बस बहुत सारी शुद्ध ऊर्जा खर्च हो गई है,
दुष्यंत ने मुश्किल से जवाब दिया, अपनी सांस लेते हुए। छाया दल बहुत दुर्ज है, हमारे सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नूतन नगर की रक्षा नहीं हो पाएगी। सुल्तान ने गंभीर रूप से बात की, हमें हर कीमत पर टिके रहना चाहिए। हम छाया दल को घाटी से निकलने नहीं दे सकते। दुष्यंत ने भयंकर रूप से कहा, किसी भी पल खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था। सही, हमें उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए, भले ही हमारी जान चली जाए। दुष्यंत ने भयंकर रूप से चिल्लाया और सैनिक एक साथ दहाड़ उठे। उनका मनोबल आसमान छू गया। सेनापति हुमायूं के नेतृत्व वाली सेना नगर के द्वार के पास पहुंच चुकी थी। अग्रदूत को कुचल दिया गया था और पीछे वाली सेना ने उनकी जगह ले ली थी। छाया दल के सैनिक भी नगर के द्वार के सामने पहुंच चुके थे। घने तीरों और जलते हुए पत्थरों के लगातार हमले के तहत दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। सेनापति हुमायूं, द्वार तोड़ दो, हर कीमत पर नूतन नगर पर कब्जा करो। दुष्यंत को मार डालो और अग्नि साम्राज्य की वंशावली को खत्म कर दो। छाया नेता ने चिल्लाया, भाइयों, नगर पर हमला करो। छाया दल के सैनिकों ने जल्दबाजी में अपनी शुद्ध ऊर्जा को प्रवाहित किया और नगर के द्वारों पर छलांग लगाई। उन्हें ऊपर मत आने दो, दुष्यंत ने चिल्लाया और सैनिकों ने अपने धनुष खींचे और गोली चलाई। दुष्यंत एक लंबा भाला लिए हुए बार बार चारों ओर घूम रहा था। भाले की ऊर्जा के भयानक विस्फोटों को बाहर भेज रहा था। कोई भी सैनिक जो ऊपर चढ़ता था वह बुरी तरह घायल हो जाता था और नीचे गिर जाता था। हालांकि छाया दल के सैनिक बहुत ज्यादा थे, दुष्यंत और उसके आदमियों के लिए उन सभी को रोकना असंभव था। जल्द ही बड़ी संख्या में छाया दल के सैनिक नगर के द्वारों पर चढ़ गए। उनकी गति चौंकाने वाली थी। साधारण सैनिक केवल कुछ ही सेकंड में मारे जा सकते थे। मारो, दुष्यंत ने गर्जना की। युद्ध आत्मा भला को निकाला और अपने सैनिकों को एक हमले में नेतृत्व किया। सभी भयंकर और शैतानी दिख रहे थे। दुष्यंत की साधना दुर्जया थी, जो साधक स्तर के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। दुश्मन के सैनिक एक एक करके गिरते गए और लाशें लगातार नगर के द्वारों से नीचे गिर रही थी। उन सभी को मार डालो। सेनापति हुमायूं, द्वारों को तोड़ो, नूतन नगर पर कब्जा करो। छाया नेता ने गुस्से में चिल्लाया। द्वार पर छलांग लगाई और एक क्रूर नरसंहार में लगा रहा। छाया दल वास्तव में जल सागर साम्राज्य का कुलीन था और अग्नि साम्राज्य के सैनिक विरोध करने में असमर्थ थे। उनकी उपस्थिति ही जीवन का एक हार्वेस्टर जैसी थी। यहां तक कि दुष्यंत और दुष्यंत के मौजूद होने के बावजूद भी वे हजारों छाया दल के सैनिकों द्वारा उन्मादी हत्याओं को नहीं रोक सके। धड़ाम 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 नगर के द्वारों के नीचे द्वारों को तोड़े जाने की भारी धड़कन लगातार गूंज रही थी, क्योंकि अंदर के सैनिक बेतहाशा बचाव कर रहे थे। लेकिन इस तरह के भयंकर हमले को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि द्वारों को तोड़ने से पहले बहुत देर तक टिक नहीं पाएगी। उन दोनों को मार डालो और अग्नि साम्राज्य का अंत हो जाएगा। बाकी भाइयों, नगर के नीचे जाओ और सेनापति हुमायूं की सेना के लिए द्वार खोलो। छाया नेता ने ठंडे होकर कहा, खून की प्यास से पागल दिख रहा था। अधिक से अधिक छाया दल के सैनिक नगर के द्वार पर और वहां से नगर में छलांग लगा रहे थे। छाया दल ने बेरहमी से दबाव डाला और अग्नि साम्राज्य के सैनिकों को भारी नुकसान हुआ और वे पीछे हट गए। मैं तुम्हारी वंशावली का अंत देखूंगा, मुझे तुम पर कत्लेआम करते हुए देखो। दुष्यंत ने क्रोध में दहाड़ लगाई। छाया नेता पर हमला करने के लिए तैयार था। मुझे यह संभालने दो। दुष्यंत की भयंकर निगाहें छाया नेता की ओर चली गई और उसने ठंडे होकर कहा, बस साधक स्तर का 5वां स्तर मैं देखना चाहता हूं कि तुम वास्तव में कितने सक्षम हो। इसके साथ दुष्यंत तेजी से छाया नेता की ओर दौड़ा। उसकी हत्यारी भावना आसमान छू रही थी। हम भाइयों, मेरे साथ मिलकर दुष्यंत को खत्म करो, छाया नेता ने गुस्से में चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मारो। दर्जनों छाया दल के सैनिकों ने जल्दी से कार्रवाई की। जैसे वे आगे बढ़े वैसे ही भूतिया दिखाई दिए। छाया दल अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप था कि वे बिना किसी छाया के प्रकट होते थे और बिना किसी निशान के छोड़ जाते थे। अमर युद्ध आत्मा भाला, सितारों को तोड़ दो। दुष्यंत ने एक भयंकर चिल्लाहट लगाई और उसके लंबे भाले में भयानक शक्ति उमड़ पड़ी। भाला चमकदार नीली रोशनी से चमक रहा था और भाले की किरण की भयानक ऊर्जा दम घोट रही थी। सोंठ हम एक व्यापक वार के साथ दुष्यंत ने 20 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल नीली ऊर्जा भाला इच किया। इसकी गति शानदार थी और इसकी शक्ति जबरदस्त थी। धरती श्रेणी की मार्शल कला छाया नेता का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह घबरा गया। सावधान,
दर्जनों छाया दल के सैनिक डरे हुए चकमा देने के लिए अपनी गति तकनीकों का उपयोग करने के लिए जल्दबाजी में थे। धड़ाम 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 धड़ धड़ धड़। बाकी दुश्मन सेना के लिए वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। कोई भी जो दुष्यंत के भयानक भाले के संपर्क में आया वह खून के फव्वारे में उड़ गया। एक पृथ्वी श्रेणी की प्रारंभिक ग्रेड मार्शल कला की शक्ति वास्तव में भयानक थी। सोंठ सज 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 जब यह सब हो रहा था, दुष्यंत अपना लंबा भाला पकड़े हुए नीली रोशनी की एक लकीर में बदल गया। उसका भाला लगातार चमकता रहा। तुरंत 1 दर्जन से अधिक छाया दल के सैनिकों को मार डाला। क्या यही सब तुम मेरे साम्राज्य के खिलाफ कर सकते हो? दुष्यंत ने ठंडे होकर कहा। अविश्वसनीय रूप से भयंकर दिख रहा था। जो कोई भी उसे देखता था उसके दिल में एक ठंडक महसूस होती थी। शने चिंतित होकर चिल्लाया, छोटे भाई नीचे जाओ और द्वारों को पकड़ो। दुष्यंत ने चिल्लाया, जल्दी से अपने आदमियों का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा। नूतन नगर के द्वार पहले ही टूट चुके थे और जलसागर साम्राज्य के सैनिकों के लगातार तोड़े जाने से दरार चौड़ी हो गई। छाया दल के सैनिक पहले ही द्वारों के ऊपर से अंदर आ रहे थे और बेरहमी से मार रहे थे। अग्नि साम्राज्य के सैनिक पीछे हट रहे थे। वे शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। भाइयों, मारो, नूतन नगर पर कब्जा करो। हम सीधे अग्नि साम्राज्य के शाही महल की ओर जाएंगे। छाया नेता ने चिल्लाया और उसके सैनिकों का मनोबल और भी ऊंचा हो गया और वे और भी उग्र हो गए। उसी क्षण नूतन नगर के ऊपर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। जलसागर साम्राज्य का छाया दल वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। नगर के ऊपर आए नए व्यक्ति ने थोड़ा व्यंग किया। महासेनापति इस आवाज को सुनकर दुष्यंत की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उत्साहपूर्वक विक्रम सिंह को ढूंढ रहा था। विक्रम सिंह को प्रकट होते देख छाया दल के सैनिकों ने सभी को आतंक का रूप दिखाया। नगर की दीवार पर सैनिक इतने डर गए कि वे नीचे कूद गए और कई सैनिक डरकर पीछे हट गए। सादर प्रणाम महासेनापति। नूतन नगर के अंदर सैनिक बेहद उत्साहित थे और वे सभी घुटने टेककर सम्मानपूर्वक चिल्लाए। विक्रम सिंह के प्रकट होने से सैनिकों का मनोबल आसमान छू गया। उनका खून खोल उठा। इस नटखट बंदर, अगर तुमने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि विक्रम सिंह साम्राज्य का महासेनापति है जिसके पास इतनी भयानक शक्ति है। सुल्तान ने कहा। उसकी निगाहें सदमे से विक्रम सिंह को देख रही थी। उसका चेहरा भयानक दबाव से पीला पड़ गया था। यहां तक कि दिव्य सम्राट स्तर के लोग भी उसके हाथों गिर जाते हैं। वह कितना भयानक नहीं होगा? एक बार महासेनापति आ गए तो हमारे लिए हारना मुश्किल होगा। दुष्यंत हंसा बेहद उत्साहित और प्रफुल्लित महसूस कर रहा था। जल्दी करो, नूतन नगर से भागो। छाया दल के नेता ने आतंक में चिल्लाया। सबसे पहले नूतन नगर से भागने के लिए नगर के द्वारों पर छलांग लगाई। छाया दल के सैनिक घबराकर भाग गए। नगर के द्वार के बाहर सेनापति हुमायूं जो सैनिकों को तोड़ने का आदेश दे रहा था, इस समय बहुत डरा हुआ था। सैनिक पागलपन में भाग रहे थे, नूतन नगर से दूरी बना रहे थे। विक्रम सिंह की मात्र उपस्थिति ने उन पर लकवा मार देने वाला डर डाल दिया। भागते हुए छाया दल और जलसागर साम्राज्य के सैनिकों को देखकर विक्रम सिंह ने बस ठंडे होकर व्यंग किया। जलसागर साम्राज्य का छाया दल वास्तव में शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी सेना में अन्य शक्तियों के साधक नहीं है। लगता है कि इंद्रेश को तुम सब पर काफी भरोसा है। विक्रम सिंह ने एक हल्के ठंडे व्यंग के साथ कहा। एक पल के लिए रुककर विक्रम सिंह ने आगे कहा, अगर इंद्रेश को पता होता कि छाया दल के सभी सैनिक मर गए हैं तो मैं सोचता हूं कि उसका भाव कैसा होगा। सोंठ जैसे ही विक्रम सिंह ने बोलना खत्म किया, अनगिनत आकृतियां नूतन नगर की दीवारों पर चमकी। एक शक्तिशाली दमनकारी आभा और एक खूनी उग्रता। उनकी संख्या सैकड़ों में थी। गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना सैकड़ों लोगों को प्रकट होते देखकर छाया दल के नेता का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। सेनापति हुमायूं और कई सैनिक डर दिखाने लगे। वे सभी आध्यात्मिक शस्त्रों और कवच से लैस हैं। यह कैसे संभव है? छाया दल का नेता जैसे जैसे देखता गया वैसे वैसे और भी भयभीत होता गया। गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना अग्नि साम्राज्य के कुलीन सैनिक थे। अफवाहें थी कि इन 2 कुलीन सैनिकों की ताकत अन्य 3 साम्राज्यों के कुलीन सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक थी। गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना के प्रकट होने से नूतन नगर के सैनिक पागल हो गए। साम्राज्य के सबसे कुलीन सैनिकों के साथ लड़ना एक सर्वोच्च सम्मान मानते हुए मैं सोचता हूं कि क्या जलसागर साम्राज्य का छाया दल दुर्ज है या क्या मेरी गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना मजबूत है? विक्रम सिंह ने एक उपहासपूर्ण ठंडे व्यंग के साथ कहा, वे केवल छाया दल से हैं। वे हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं?
देवांग ने ठंडे होकर कहा, भाइयों, छाया दल को हमारी ताकत दिखने दो। बिना दया के उन सभी को मार डालो। विक्रम सिंह ने भयंकर रूप से आदेश दिया। कोई दया नहीं। जल सागर साम्राज्य के छाया दल को खत्म कर दो। देवांग ने जोर से चिल्लाया। अपनी शुद्ध ऊर्जा को प्रेरित किया। सबसे पहले नीचे की ओर कूद गया। उसके बाद अन्य भयंकर रूप से हमला कर रहे सैनिक थे। द्वार खोलो भाइयों, हमारे पलटवार का समय आ गया है। उन सभी को मार डालो। दुष्यंत ने जोर से चिल्लाया, एक लंबा भला पकड़े हुए। जैसे ही वह नगर की दीवारों से नीचे कूदा, देवांग और अन्य लोगों के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए। मारो। नूतन नगर के द्वार खुल गए। सैनिक गर्जना करते हुए एक घोंसले से निकलती चींटियों की तरह झुंड में घने और अजय, हर कोई एक हत्यारी आभा से भरा हुआ था। गगन छाया घुड़सवार, काली ध्वजा सेना और नूतन नगर के सैनिकों को पागलपन में अपनी ओर आते देखकर छाया दल के नेता का चेहरा गंभीर हो गया। अन्य सैनिक पहले से ही डर से कांप रहे थे। भाइयों, मेरे लिए मारो, छाया दल के नेता ने गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा उभरी हुई नसों से एज था। जल सागर साम्राज्य के कुलीन सैनिकों के रूप में वे गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना से कैसे डर सकते थे? अगर वे अब भाग जाते तो क्या यह जल सागर साम्राज्य पर बदनामी नहीं लाता? मारो। 800 से अधिक छाया दल के सैनिकों ने गुस्से में गर्जना की, जैसे कि वे अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हो। सेनापति हुमायूं डर से अभिभूत होकर एक पल के लिए जचका और फिर जोर से चिल्लाया और अपने सैनिकों को बाहर ले गया। विक्रम सिंह हवा में नगर के बाहर मंडरा रहा था। बस लड़ाई देख रहा था, हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। फनींद्र को मुझ पर छोड़ दो, दुष्यंत ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी कठोर निगाहें छाया दल के नेता पर टिकी थी। उसका लंबा भाला जैसे ही वह आगे बढ़ा उड़ रहा था। दुष्यंत फनींद्र का चेहरा भयंकर रूप से मुड़ गया। उसकी चेहरे की मांसपेशियां फड़फड़ा रही थी। एक भयानक हत्यारी भावना उसके माध्यम से उमड़ रही थी। बहुत खूब, देवांग और अन्य लोग चिल्लाए। उनकी गति तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि फनींद्र केवल साधक स्तर के 5वें स्तर पर था, जबकि दुष्यंत 7वें स्तर पर था। उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। लड़ाई एक बार फिर भड़क उठी। सोंठ सौ सोंठ देवांग और देवांग के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना के सैनिकों ने तात्कालिक गति का इस्तेमाल किया। यह दृश्य लोनी था। ऊपर से नीचे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारी भावना उमड़ रही थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे अग्नि साम्राज्य के बीज को काटना चाहते हो? दुष्यंत ने शातिर रूप से बात की। उसका भला निर्दयता से भयभीत फनींद्र पर टिका। अब तक फनींद्र पूरी तरह से हतप्रभ था। शक्तिशाली छाया दल, गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना के सामने बस कोई मुकाबला नहीं था और पलक झपकते ही उनका नरसंहार कर दिया गया था। सैकड़ों का। छाया दल के नेता के रूप में फनींद्र अपनी ताकत से पूरी तरह वाकिफ था। लेकिन अब अग्नि साम्राज्य की 2 सबसे कुलीन सेनाओं के खिलाफ उनके पास वापस लड़ने का मौका भी नहीं था। यह दोनों इकाइयां कितनी भयानक होनी चाहिए। टच दुष्यंत की गति भयानक थी। हालांकि फनींद्र ने हमले को महसूस किया। वह बहुत देर हो चुकी थी। चकमा देने का सबसे अच्छा अवसर पहले ही बीत चुका था और लंबे भले ने निर्दयता से उसके दिल को छेद दिया। नेता बाकी छाया दल के सैनिकों ने आतंक में फनींद्र की ओर देखा। अकेले दुष्यंत का सामना करते हुए फनींद्र के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। यहां तक कि अगर यह दुष्यंत नहीं था जिसने कदम उठाया, बल्कि गगन छाया घुड़सवार का नेता देवांग, वह भी फनींद्र को एक पल में मार सकता था। उसी साधक स्तर के 5वें स्तर पर देवांग निश्चित रूप से फनींद्र से अधिक शक्तिशाली था। हम दुष्यंत ने एक ठंडी आवाज निकाली। उसकी शातिर निगाहें सेनापति हुमायूं और अन्य लोगों की ओर चली गई। चिल्लाया, छोटे भाइयों, सुल्तान अपनी सेना लो और उन्हें घेर लो। एक भी भागने ना पाए। हां, दुष्यंत और सुल्तान ने गर्जना की और अपनी सेनाओं को 2 दिशाओं में ले गए। दुष्यंत हाथ में एक लंबा भला लिए अकेले ही दुश्मन सेना की ओर दौड़ा। बाघों से ना डरने वाले एक युवा बैल की निडरता का प्रदर्शन करते हुए दुष्यंत भयंकर रूप से शक्तिशाली था। युद्ध के मैदान में हंगामा कर रहा था। किसी के द्वारा भी अजय दुष्यंत अपने नाम की तरह ही निर्मम और बेरहम, क्योंकि जल सागर साम्राज्य के सैनिक एक के बाद एक गिर रहे थे। निश्चित रूप से साम्राज्य का महान युवराज वास्तव में उल्लेखनीय है। विक्रम सिंह ने मन ही मन सिर हिलाया। दुष्यंत की उत्कृष्टता की प्रशंसा करते हुए कुछ ही मिनटों में गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना के उन्मादी नरसंहार के तहत छाया दल का पूरी तरह से सफाया हो गया।
जिसे जलसागर साम्राज्य की सबसे मजबूत ताकत के रूप में प्रचारित किया गया था। वह गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना के सामने कुछ भी नहीं था। पीछे हटो, जल्दी करो, पीछे हटो। भयभीत सेनापति हुमायूं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। डर में चिल्लाया और उड़ान का नेतृत्व किया। जलसागर साम्राज्य के सैनिक पहले ही डर से पागल हो चुके थे। कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि उनके पास अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दुष्यंत और सुल्तान ने पहले ही उन्हें घेरने के लिए अपनी सेनाओं को विभाजित कर दिया था। उनके भागने के रास्ते को काट दिया था। भागने की कोशिश कर रहे हो? अपनी जान छोड़ दो। दुष्यंत ने गुस्से में चिल्लाया। भाइयों, उन्हें मारो। जलसागर साम्राज्य के सैनिक निराशा में थे। ऐसी भयानक ताकतों का सामना करते हुए उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। महासेनापति, दया करें, हम आत्मसमर्पण करते हैं। सेनापति हुमायूं आतंक में घुटने टेककर दया की भीख मांग रहा था। अपनी जान बचाने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं कर रहा था। महासेनापति, दया करें। बाकी दसियों हजार सैनिकों ने घुटने टेककर विनती की। दया, दुष्यंत ने शातिर रूप से बात की। क्या तुमने कभी हमारे गिरे हुए भाइयों पर दया दिखाने के बारे में सोचा? भाइयों, मारो। दुष्यंत ने गुस्से में चिल्लाया। रुको। हवा के बीच से विक्रम सिंह ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। महासेनापति दुष्यंत ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। दुष्यंत, उन्हें मारने से जलसागर साम्राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डर यह सुनिश्चित करेगा कि वे फिर कभी अग्नि साम्राज्य के भीतर पैर रखने की हिम्मत ना करें। उन्हें मारने के बजाय हमें उन्हें जलसागर साम्राज्य वापस ले जाना चाहिए। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे बात की। एक ठहराव के बाद विक्रम सिंह ने आगे कहा, इसके बारे में सोचो। अगर जलसागर साम्राज्य की पूरी सेना आत्मसमर्पण करती है तो क्या वे फिर से आक्रमण करने की हिम्मत करेंगे? साथ ही यह त्यानवो और लोयन साम्राज्यों को भी रोक सकता है। उन्हें अभी के लिए जीने दो। अगर वे हमें फिर से नाराज करते हैं तो हम उन्हें मार डालेंगे। हाँ, महासेनापति दुष्यंत ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। दुष्यंत, उन्हें जलसागर साम्राज्य तक ले जाओ और जलसागर शाही परिवार को नीचे उतारो। याद रखना, आम लोगों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना। जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे मार दिया जाएगा। विक्रम सिंह ने आदेश दिया। मैं पूरी तरह से महासेनापति के आदेशों का पालन करूंगा। दुष्यंत ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। विक्रम सिंह के सामने वह साम्राज्य का महान युवराज नहीं था, बल्कि विक्रम सिंह का एक अधीनस्थ था। देवांग यश, मेरे साथ अग्निगर चलो। विक्रम सिंह ने उदासीनता से बात की, अपने पंखों को फड़फड़ाया और सबसे पहले अग्निगर की ओर चला गया। हाँ, महासेनापति, सैनिकों ने सम्मानपूर्वक गर्जना की। गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना लड़ाई में शामिल हो गए थे। तुरंत ज्वार को पलट दिया और कगार से वापस खींच लिया। सोन सोन सोन। कुछ ही पलों बाद गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना के सैकड़ों सैनिक हवा में उड़ गए। प्रत्येक ने सियान पंखों की एक जोड़ी को संघनित किया और तेजी से विक्रम सिंह का पीछा किया। इसे देखकर दुष्यंत और दसियों हजार सैनिक हतप्रभ थे। क्या यही गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना की असली ताकत थी? गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना अधिक से अधिक भयानक हो रहे हैं। क्या यह हमारे साम्राज्य के सबसे कुलीन सैनिकों की असली ताकत है? वे वास्तव में उड़ सकते हैं। वे उड़ान वाली मार्शल कलाएं हैं। एक लंबे सन्नाटे के बाद नूतन नगर के सैनिकों ने अंततः चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। जब गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना ने पहले छाया दल का नरसंहार किया था तो उन्होंने पहले ही उनमें डर पैदा कर दिया था। यह बस एक अजय ताकत थी। उनके सामने छाया दल का उल्लेख करना भी लायक नहीं था। ऐसी भयानक ताकत कौन सी अन्य सेनाएं उनका मुकाबला कर सकती हैं? कोई नहीं, कम से कम 3 महान साम्राज्यों में तो नहीं। गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना केवल विक्रम सिंह के नेतृत्व में इतनी भयानक हो गई थी जब देवांग ने उनका नेतृत्व किया था। हालांकि वे भी साम्राज्य के सबसे कुलीन सैनिक थे, उनकी ताकत छाया दल की तुलना में कहीं कम थी। विक्रम सिंह ने कितना समय लिया था? गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना में धरती आसमान का बदलाव हुआ था। विक्रम सिंह की मात्र उपस्थिति अग्नि साम्राज्य के सैनिकों की आंखों में एक देवता के समान थी और सभी सैनिक उसकी बहुत पूजा करते थे। ऐसी भयानक ताकतों के लिए छाया दल का सफाया करना केवल कुछ मिनटों की बात थी। अगर जलसागर साम्राज्य के सम्राट और कई सेनापतियों को पता चलता कि छाया दल का सफाया हो गया है तो कौन जानता है कि उनके क्या भाव होंगे। अन्य चौकियों पर लड़ाइयों को देखकर देवांग ने अपनी सेना का नेतृत्व दुश्मन सेनाओं पर दबाव डालने के लिए किया जो द्वारों के पास नहीं आ सकते थे।
यहाँ तक कि जल सागर साम्राज्य के विभिन्न ताकतों के मजबूत नेताओं की सहायता के साथ अब उन्होंने खुद को एक कठिन लड़ाई में पाया। देवांग एक रणनीतिक प्रतिभाशाली था। उसका गठन और व्यवस्था में बदलाव समझ से बाहर था। दुश्मन सेनाओं को भारी नुकसान के साथ लगातार पीछे हटने के लिए प्रेरित कर रहा था। लिंग जंतियान के नेतृत्व वाली सेना को देखकर शंतियान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख मुसूल और यजु की विभिन्न ताकतों के मजबूत नेताओं की सहायता के साथ उनकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। चीन के नेतृत्व वाले स्काई पवेलियन पावर हाउस का उल्लेख नहीं करना। भले ही दुश्मन सेनाओं के पास भी कई मजबूत साधक थे, फिर भी वे कदम दर कदम हार रहे थे। स्काई पवेलियन के केवल 10 सबसे मजबूत लोग दुश्मन सेनाओं के दिलों में आतंक पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। चिहांग और उसके अनुयायियों की ताकत गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना की तुलना में और भी भयानक थी और चिहांग की शक्ति दुष्यंत के बराबर थी। हालांकि प्रमुख चौकियों पर महान लड़ाइयों में ताइशु संप्रदाय का एक भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखा गया था, न ही किसी शिष्य की छाया। क्या ताइशु संप्रदाय ने हस्तक्षेप किया था? यह कुछ ऐसा था जो इस समय कोई नहीं जानता था। अग्निगर की ओर देखते हुए जल सागर साम्राज्य की अधिकांश सैन्य शक्ति वहां केंद्रित थी। कई शक्तिशाली लोग भी वहां एकत्र हुए थे। भयंकर लड़ाई में अग्निगर के बाहर का विशाल इलाका लाशों से भरा हुआ था। खून नदियों में बह रहा था। एक ऐसा दृश्य जो सहन करने के लिए बहुत भयानक था, जिसे देखकर चौंकाने वाला था। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई के परिणाम स्वरूप भारी नुकसान हुआ। सॉट धड़ाम 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 दोनों सेनाओं ने लगातार तीरों और जलते हुए प्रोजेक्टाइल के साथ भयंकर हमले किए। पूरे युद्ध के मैदान में रथों में ढेर सारे तीर जड़े हुए थे और जलते हुए प्रोजेक्टाइल की बमबारी अनवरत और तीव्र थी। दोनों सेनाओं ने भयंकर रूप से लड़ाई लड़ी। समान रूप से मेल खाते हुए प्रत्येक को चोटें लगी। दोनों देशों के शक्तिशाली नेताओं ने गहन युद्ध में लगे हुए थे। यानिक्सियन और सितु जेंटियन अन्य शक्तिशाली लोगों के बीच प्रत्येक को अलग अलग डिग्री की चोटें लगी थी। आकाश में ऊंचा दुआन तियानहोन अकेले इंद्रेश का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और नेहामुतिया ने उनके साथ लड़ाई में शामिल हो गई। तीनों ने इन से लड़ने के लिए एक साथ काम किया। नेहा, जो अब साधक स्तर के 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी, ने अपनी वनशक्ति को सक्रिय किया और अपने जादुई कलाकृतियों का उपयोग किया। उसकी ताकत दिव्य सम्राट स्तर के पहले स्तर के बराबर थी। मोतियानी उन कई वर्षों से साधक स्तर के 9वें स्तर के शिखर पर था और अब दिव्य सम्राट स्तर के पहले स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था। फिर भी 3 दिव्य सम्राट स्तर की ताकत वाले शक्तिशाली लोगों के एक साथ काम करने के बावजूद वे अभी भी इंद्रेश के सामने नुकसान में थे। अगर यह महत्वपूर्ण क्षणों के लिए नहीं होता जब नेहा के अवरोध ने इंद्रेश की शक्ति को रोक दिया था, तो वे शायद बहुत पहले गिर गए होते। दिव्य सम्राट स्तर के दूसरे स्तर के एक साधक के रूप में इंद्रेश की ताकत भयानक थी और दिव्य सम्राट स्तर के पहले स्तर पर 3 साधकों की पहुंच में नहीं थी। यह शापित लड़की वास्तव में कौन है? उसके पास इतना शक्तिशाली अवरोध क्यों है? साधक स्तर के 9वें स्तर की साधना के साथ उसकी ताकत दिव्य सम्राट स्तर के पहले स्तर के बराबर है। इंद्रेश ने नेहा को घूर कर देखा। उसके प्रति अत्यधिक संदेह और सतर्कता से भरा हुआ था। अवरोध की शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे साधारण शक्तिशाली लोग स्थापित नहीं कर सकते थे। यहां तक कि इंद्रेश की शक्ति के साथ वह नेहा के अवरोध को हिला नहीं सका, जो उसके पीछे की शक्ति के भयानक स्तर को इंगित करता था। इंद्रेश नेहा के पीछे की शक्ति को उकसाने के बारे में चिंतित था। अवरोध को एक तरफ रखते हुए नेहा की भयानक प्रतिभा और रहस्यमय ताकत यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि उसके पीछे एक दुर्जय शक्ति थी और यह शक्ति जल सागर साम्राज्य को मिनटों के भीतर खत्म कर सकती थी। इस बूढ़े आदमी की ताकत वास्तव में भयानक है। हम तीनों के एक साथ काम करने के बावजूद हम उसके बराबर नहीं हैं। भूतियान ने गंभीरता से कहा। भयंकर लड़ाई के बाद उसका रंग कुछ पीला पड़ गया था। दुआन तियानहू ने गंभीर रूप से कहा, अगर यह महत्वपूर्ण क्षण में नेहा के अवरोध के लिए नहीं होता तो हम पहले ही हार चुके होते। फिर भी स्थिति अभी भी आशाजनक नहीं है, क्योंकि मुरोंग तियानली और ताइशु संप्रदाय के शक्तिशाली लोग अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। दुआन तियानहन को सबसे ज्यादा डर ताइशु संप्रदाय का था, जिसकी भयानक ताकत थी और उसके संप्रदाय प्रमुख मुरोंग तियानली की शक्ति इंद्रेश से कम नहीं थी। अगर इंद्रेश और मुरोंग तियानली एक साथ हो जाते तो उनके पास कोई मौका नहीं होता।
अगर ताइशु संप्रदाय अब हस्तक्षेप करता तो इसका मतलब यह हो सकता था कि अग्निगर की ताकतों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि भाई विक्रम कब आएंगे। हम चारों के एक साथ काम करने से हमें निश्चित रूप से इंद्रेश से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। नेहा ने गंभीरता से कहा। उसका सुंदर चेहरा पहले से कहीं अधिक गंभीर था। यह सही है। महासेनापति की ताकत हमसे बेहतर है और वास्तव में हम चारों के एक साथ काम करने से हम निश्चित रूप से उससे मुकाबला कर सकते हैं। मोतियान सहमत हुआ। क्या गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना छाया दल को खत्म कर सकते हैं? इन दो दस्तों की असली ताकत मैंने भी नहीं देखी है। दुआयान होन ने गंभीर रूप से कहा। केवल यह उम्मीद करते हुए कि वे छाया दल को खत्म कर सकते हैं और जल्दी से समर्थन प्रदान करने के लिए आ सकते हैं। महाराज निश्चिंत रहें, उनकी ताकत दुर्ज है। नेहा ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। विक्रम सिंह के अलावा साम्राज्य के सबसे कुलीन सैनिकों की क्षमताओं को अच्छी तरह से जानती थी। यहां तक कि अगर नेहा छाया दल की ताकत से अनजान थी तो भी वह गगन छाया घुड़सवार और काली ध्वजा सेना में आत्मविश्वास से भरी हुई थी। धड़ाम ऊंचे आकाश में इंद्रेश ने नेहा को घूर कर देखा और एक तीव्र गुंजती आवाज के साथ उसने एक और उग्र हमला शुरू किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में पहुंच गया। सावधान रहो, दुआनियान हुन ने भान चढ़ाकर चिल्लाया। दूर से एक हथेली से वार करने के लिए अपनी शुद्ध ऊर्जा को चलाने में नेतृत्व किया। इंद्रेश की ओर अपनी दुर्ज हथेली छाप को तोड़ दिया। नेहा और मुयान्यन दोनों ओर चमकते हुए एक साथ अपने हमले शुरू किए। दो शक्तिशाली ताकतों ने इंद्रेश पर बमबारी की। तोड़ो, इंद्रेश ने दहाड़ लगाए। एक मुक्के से दुआतियानहन की हथेली छाप को तोड़ दिया, जैसे कि यह टोफू को तोड़ रहा हो। सहजता से उसकी दुर्भावनापूर्ण निगाहें नेहा की ओर चली गई क्योंकि इंद्रेश की आकृति गायब हो गई। एक पल में फिर से प्रकट हुई। उसकी हथेली भयानक शक्ति से भरी हुई थी क्योंकि उसने उस पर वार किया। अच्छा नहीं। दुआनयान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसने तुरंत चिल्लाया, जल्दी एक सरनी बनाओ। हम खुद को रेश हमला कर रहा था। उसकी आकृति एक बार फिर गायब हो गई थी। नेहा चौंक गई और तुरंत एक तात्कालिक टेलीपोर्टेशन किया। जब इंद्रेश फिर से प्रकट हुआ तो वह अचानक दुआतियान होन के सामने आया और एक हथेली का वार गरज उठा। तुम बदमाश, दुआतियान होन ने क्रोध में शाप दिया। सोंठ धड़ाम एक घातक खतरे से भरे क्षण में नेहा अप्रत्याशित रूप से अस्तित्व में आ गई क्योंकि इंद्रेश की हथेली टूट रही थी। उसका चेहरा सदमे में मुड़ गया। खुद को समय पर अपने वार को वापस लेने में असमर्थ पाया। हताशा में इंद्रेश ने अपनी आधी शक्ति को जबरदस्ती वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक गूंजता हुआ विस्फोट हुआ क्योंकि उसकी हथेली अवरोध से टकराई। प्रतिघात की भयानक ताकत ने इंद्रेश को उड़ा दिया। सौभाग्य से इंद्रेश के लिए अपनी जल्दबाजी में उसने अपनी आधी शक्ति को वापस ले लिया था, अन्यथा वह हथेली उसे गंभीर चोटों के साथ छोड़ सकती थी। तुम दुष्ट लड़की, इंद्रेश ने गहरे रूप से गुर्राया, लगभग गुस्से से फट रहा था। फिर भी वह नेहा के खिलाफ असहाय था। जब वह दुआयान होन को गंभीर रूप से घायल करने वाला था, नेहा ने उसके कदम का अनुमान लगा लिया था। सम्राट दुष्यंत कई वर्षों से दिव्य सम्राट स्तर के पहले स्तर पर हैं। उनका क्षेत्र गहराई से निहित और दृढ़ है और मुंह पुराने संप्रदाय प्रमुख ने अभी अभी दिव्य सम्राट स्तर में प्रवेश किया है और तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। अनुमान लगाए बिना भी यह स्पष्ट है कि तुमने सम्राट दुष्यंत को गंभीर रूप से घायल करने का लक्ष्य रखा था। नेहा ने ठंडे होकर कहा। इंद्रेश का चेहरा और भी भयंकर हो गया, गुस्से से उबल रहा था। सो हमिंग तभी एक भयानक ऊर्जा किरण पास के एक पर्वत के शिखर से निकली जो बहुत ही खालीपन को कंपन कर रही थी। इंद्रेश की बाहें सिकुड़ गई क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाया और प्रभावशाली शक्ति के साथ भयानक ताकत को तोड़ दिया। जानियान रान उसकी क्रूर निगाहें शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत की ओर चली गई। इंद्रेश का चेहरा और भी भयानक हो गया। क्रोध आसमान तक पहुंच गया। हमलावर कोई और नहीं बल्कि फेंगली संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख जानतिन रान था। मारो! बड़ी संख्या में शक्तिशाली आकृतियों ने गुस्से में गर्जना की। जल सागर साम्राज्य की सेना की ओर पागलपन में चार्ज किया। शक्तिशाली आकृतियों का यह समूह फेंगलेई संप्रदाय के रैंकों और उसके कई शिष्यों से आया था। जामंगतियान रान पर एक शातिर निगाह के साथ इंद्रेश ने दहाड़ लगाई। जामंगतियान रान, क्या तुम्हारा फेंगलेई संप्रदाय विद्रोह करने का इरादा रखता है? जामंगतियान रान तेजी से नीचे उतरा। लापरवाही से जल सागर साम्राज्य के सैनिकों का कत्लेआम किया। उसकी ताकत डरावनी थी। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था।
यहां तक कि जल सागर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी जो जान तियान रान पर वार करने में झिझकते थे। विद्रोह चूंकि फेंगलेई संप्रदाय पहले ही मेरे सामने आत्मसमर्पण कर चुका है, तो विद्रोह की बात कैसे हो सकती है? आकाश से एक बेपरवाह ठंडी हंसी गुंजी। सोंठ सुनहरी रोशनी की एक लकीर चमकी और तुरंत अग्निगर के ऊपर दिखाई दी। भाई विक्रम नेहा ने परमानंद आश्चर्य में चिल्लाया, गुरु आ गए हैं। यान तियानिक्सियन और सिद्धू जेंटियन ने खुशी से चिल्लाया, यह बच्चा आखिरकार आ गया। दुआ तियानहू ने राहत की सांस ली। विक्रम सिंह इंद्रेश की अभिव्यक्ति में एक नाटकीय बदलाव आया। विक्रम सिंह से निकलने वाली भयानक आभाव से धमकी महसूस करने के लिए पर्याप्त थी। जल सागर साम्राज्य के सैनिकों साथ ही विभिन्न गुटों के शक्तिशाली आकृतियों सभी ने अपने चेहरों पर डर के भाव दिखाए। महासेनापति आ गए हैं। इसके विपरीत अग